अब जो आज का टॉपिक है हमारा वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज है मध्य प्रदेश के, जो अगर कहा जाए, राज्यपाल का बजट अभिभाषण। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमको एक रफली आइडिया मिलता है कि पिछले एक साल में हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया या क्या क्या कदम उठाए। ये उसका एक रोड मैप है। इस रोड मैप का कुछ हिस्सा हमको अभी वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में भी सुनने को मिलेगा, और इसका एक बड़ा हिस्सा हमको मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे और बजट में भी देखने को मिलेगा। यानी ये उसका, जैसे कहते हैं ना, एक आउटलाइन जो है वो है। तो ये बजट भाषण 48 पेज का है। हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, उनको लिंक करेंगे, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन की वेटेज रखता है ये अकेला बजट भाषण, केवल जो अगर कहा जाए ये इतना यहाँ पर राज्यपाल का अभिभाषण। तो उसको ध्यान से समझिएगा। दूसरा, मैं अभी आपको एक बात और अच्छे से बता दूं, इस डिस्कशन के दौरान जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो हम इसी को रिलेवेंट करते हुए डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे सर इसमें तो जो अगर कहा जाए कि 17 तारीख लिखा है, हमने तो 15 तारीख पढ़ा है, वो हमारे अभी मुद्दे नहीं है। हमारा मुद्दा है कि राज्यपाल सदन में खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बजट भाषण को, बजट मेरे मुंह से अगर बजट भाषण निकल जाए तो आप राज्यपाल का अभिभाषण सुनिए, सोचिएगा। है ना, ये बजट का भाषण नहीं, वो वित्त मंत्री देंगे। और ये अभिभाषण आया है 16 फरवरी को। तो पहला तो यही क्वेश्चन, अगर किसी को आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछना हो कि बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जो अभिभाषण दिया गया वो किस दिन दिया गया था, वो 16 फरवरी। आपको कि 16 फरवरी क्यों? तो अगर हम जनरली विधानसभा के ट्रेंड्स को देखें, ट्रेंड्स को, जैसे हम यहाँ से अगर पुराने जो है वो आप खुद भी राज्यपाल के अभिभाषण देखेंगे, तो टेक्निकली आपको मार्च, 27 फरवरी, 20 फरवरी, 7 फरवरी, मार्च, ऐसे ये ट्रेंड बदलते हुए देखते हैं। कोई एक फिक्स नहीं है, जैसे वहां पर हम कहें कि पार्लियामेंट में बिल्कुल फिक्स है कि एक ही तारीख को पेश कर रहे हैं आजकल हम, वैसा नहीं है। इस बार 16 फरवरी को किया, पिछली बार 10 मार्च को किया गया था ये राज्यपाल जी का अभिभाषण। और राज्यपाल का अभिभाषण संविधान की प्रक्रियाओं के तहत होता है। तो यहां से हमारा पहला पॉलिटी का क्वेश्चन, जो इसमें नहीं, मैंने बार बार बोला कि आप बिल्कुल कुएं के मेंढक की तरह नहीं पढ़ेंगे कि जो लिखा है बस उतना ही पढ़ेंगे। अगर हम इस अभिभाषण की बात करें तो हमें दो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है वो तैयार करना चाहिए। पहला आर्टिकल जो है 175, और दूसरा जो अगर कहा जाए आर्टिकल 176। तो वो आर्टिकल्स के लिए भी हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं। 1 मिनट के लिए बस एक फाइल खोल दूं मैं। सब चीजें ध्यान से समझते हुए पढ़ना है ना। अगर आपने थोड़ा ध्यान भटकाया तो क्वेश्चन जो है वो आपका हाथ से चला जाएगा। यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हमको सीधे अभी जो काम का है वहीं जाना है। तो हम यहाँ से सीधे चले गए आर्टिकल, जगह कहा जाए 175 और 176 पर। 175 ये बोलता है सदन या सदन, चूंकि हमारे यहाँ तो एक ही सदन है, विधानसभा, के सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। कि राज्यपाल को राइट है कि वो सदन में एक अभिभाषण दे सकता है, बोल सकता है, पूरा है यहाँ पर। दूसरा, आर्टिकल 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो जो आप अभी पढ़ रहे हो वो आर्टिकल 176 के तहत है ना। ये अगर कोई पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत वो बोल रहे हैं, तो 176 के तहत, जिसमें लिखा है कि राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र को, जब भी हमारा विधानसभा का चुनाव होगा, जैसे 2023 में हुआ था, तो 2023 में उन्होंने प्रथम सत्र को संबोधित किया होगा आरंभ होने पर। और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, प्रथम सत्र जनरली जो अगर कहा जाए वो बजट सत्र से ही शुरू होता है, वो जो अगर कहा जाए एड्रेस करेंगे। तो वो विशेष एड्रेस है, यानी स्पेशल एड्रेस है, बाकी तो करते ही रहेंगे। तो स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर, यहाँ पर ये जो है वो आपको याद रखना है। और राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड द मैसेज ऑफ हाउस, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तो अब राज्यपाल का जो है वो अभिभाषण है। पहली लाइन में जो लिखा है वहीं से हमारी कहानी का आर्टिकल, यानी अब हमारे पास दो आर्टिकल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के 9वें सत्र में, ये भी एक क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम मध्य प्रदेश विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं,
16वीं विधानसभा को देखें तो दिसंबर में हमारी विधानसभा का गठन हुआ। दिसंबर 2023 से अगर कहा जाए फरवरी मार्च 2026 तक, अभी तक हम कुल 9 सत्रों का आयोजन कर चुके हैं। जो दिख रहा होगा ना, दिसंबर में हुआ, फिर जब देखो पहले सब, अब इसको भी याद कैसे करें। दिसंबर में जब इलेक्शन हुए तो पहला सत्र हुआ, उस सत्र में अगर कहा जाए सबको एड्रेस किया होगा क्योंकि नई विधानसभा का गठन हुआ था। फिर फरवरी वाले सत्र में जो है वो चूंकि बजट आ गया तो बजट सत्र को एड्रेस किया होगा। इस तरह से ये हम टोटल अभी तक अगर कहें तो ये 9वां सत्र है। हर सत्र की प्रक्रिया कानूनी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होती है। ठीक है, सत्र को बुलाना ये लिखा हुआ है, जैसे जब सत्र बुलाएगा संविधान के अनुच्छेद 174 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ये अगर आप इसको जब आर्टिकल को यहां पर जाओगे तो 174 में क्या है, वो अगर आपको मान के चलिए सेशन को बुलाना है तो सेशन को बुलाने की प्रक्रिया, ये सत्र विधानसभा के सत्र की कहानी 174 में। इस बहाने आपको 174, 175, 176 ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल भी मैंने रिवाइज करा दिए। अब हम वापस आ जाते हैं कहानी के मूल मुद्दे पर। तो अब हमारी कहानी यहां से वापस चली गई, इसको अब हम बंद कर रहे हैं। 16वीं सदन, तो सबसे पहले आया, इतना क्लियर है कॉपी में। अब मैंने क्या बोला, आप नोट कर, ये 48 पेज की फाइल इसके नीचे अटैच होगी, इस वीडियो के नीचे, है ना। जहां भी आप देखोगे ऐप के ऊपर अभी आपका एक नया फोल्डर आज क्रिएट हो जाएगा, बजट 2026 नाम से। अभी जैसे पिछली बार अपन ने पूरे इकोनॉमिक सर्वे के और बाकी के वीडियो पढ़े थे, अब उनको नहीं पढ़ना, अब वो हो गया, समय निकल गया उनका। अब हम नया वाला करेंगे जो कि लगभग 20-25 सेशन उसके रहते हैं। अब वो लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने उत्कृष्ट, देखो पहले तो समझिए, जो बजट का भाषण मतलब जो सत्र होता है और राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, उसमें केवल और केवल सरकार की उपलब्धियां और तारीफ होती हैं। इसलिए हर जगह मेरी सरकार, मैंने ये करा, मेरी सरकार ने ये करा, यही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। बस ये है कि उनमें से हम हमारे लिए काम की चीजें निकाल लें। तो मध्य प्रदेश विधानसभा ने उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। 17 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध राज्य बनाने पर विचार के लिए विधानसभा में एक दिवसीय सत्र में लगभग 12 घंटे तक सदन में जो अगर कहा जाए चर्चा चली। ये पहला क्वेश्चन यूनिक हो गया आपके लिए। ये पहला कि हमने एक स्पेशल सेशन बुलाया, विशेष जो अगर कहा आ जाए, उसमें एक दिवसीय सत्र का, कि भाई हमको कैसे मध्य प्रदेश को, जैसे आज हम भारत की बात कर रहे हैं कि भारत को कैसे विकसित भारत बनाना है, तो 2047 के लिए जो विकसित भारत का विचार चल रहा है, वैसा ही मध्य प्रदेश को कैसे हम जो है वो विकसित बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, समृद्ध बनाएं, उसके लिए हमने एक सत्र जो है वो आयोजित किया था। ये प्रश्नकर्ता यहीं से पहला प्रश्न बनाएगा, मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय सत्र किस तिथि को आयोजित किया गया था? 17 दिसंबर 2025। फिर उसके जस्ट नीचे वो अगर कहा जाए ऐसे टाइम डालेगा जो ऑलमोस्ट अगर कहा जाए क्लैश होने वाले थे, जस्ट लाइक 1 नवंबर जो है वो 2025, 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन वाला डाल सकता है, या जो अगर कहा जाए बजट सत्र वाला ये 16 तारीख डाल सकता, उसके ऊपर है। तो इसमें ये चर्चा हुई और इसका इसका डिटेल भी मिल जाता, लेकिन अभी मैं इस पे नहीं जाऊंगा, वो हमारे लिए वो एक दिन का सत्र जो है वो भी काम का नहीं है। इसमें कहा गया कि भाई हम कैसे कैसे काम करेंगे, तो हमारे लिए अभी मुद्दा नहीं, क्योंकि अभी हम बात जो कर रहे हैं वो इस पूरे अभिभाषण की कर रहे हैं। फिर अगला, आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर में खड़े हैं जिसे भारत यशस्वी प्रधानमंत्री, चूंकि केंद्र और राज्य में समान राजनीतिक दलों की सरकार है, इसलिए बजट सत्र हमारा जो रहेगा वो, और राज्यपाल का अभिभाषण जो रहेगा वो, उसमें केंद्र का प्रभाव ज्यादा दिखेगा। ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था, केंद्रीय बजट में जो बातें आई, उनका प्रभाव राज्य में आपको दिखता ही है, यदि सेम जो पार्टी की जो अगर कहा जाए सरकार केंद्र और राज्य में, अगर अलग अलग होती तो हम बात ही नहीं करते यहाँ पर उतना ज्यादा। अगर आज इसी की जगह कोई ऐसा राज्य होता जहाँ बीजेपी शासित नहीं होता, तो वहां आप ये लाइन थोड़ी पढ़ते कि नरेंद्र मोदी जी ने अमृतकाल की संज्ञा दी है ना, नहीं पढ़ते हैं। तो हम इतना तो सबको ही रटा हुआ है कि भारत में भी विजन जो अगर कहा आ जाए 2040 पर काम हो रहा है कि 2047 तक हम कैसे करेंगे। मध्य प्रदेश को भी हम 2047 तक जो है वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं। तो समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 दृष्टि पर तैयार किया गया है। ये केवल नीतिगत सुझाव नहीं है,
बल्कि जो अगर कहा आ जाए कि कैसे हम उन्नति करेंगे, उसकी जानकारी इसमें पूरी की पूरी दी गई। तो टेक्निकली जो है वो यहाँ पर फिर हमारे लिए इस पूरी कहानी में क्वेश्चन मिलता है कि इसका लक्ष्य, यानी जो हम 2047 के लिए बात कर रहे हैं, और कोई इंग्लिश मीडियम का हो तो पूछ लेना, कोई वर्ड आपको ऐसा लगे कि सर इसका मीनिंग इंग्लिश में बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि अब जो अभिभाषण होता है ये इंग्लिश में नहीं होता है ना, ये हिंदी में ही होता है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त और गतिशील बनाते हुए जीएसडीपी, यहाँ पर अगर कहा जाए यानी हमारे राज्य की जीडीपी देशी भाषा में कहें तो, को 250 लाख करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। ये एक क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की जीएसडीपी को कितने लाख करोड़ का, 200 लाख करोड़, 225 लाख करोड़, 250 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, जो भी अगर कहा जाए वो अब मतलब कह दे, उसके ऊपर है निर्भर। और जीएसडीपी जितनी बढ़ेगी उससे हमारा जो है वो पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक्चुअली ये जीडीपी ही है। एक वार्षिक वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में, हमारे देश के लिए तो वित्तीय, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के की सीमाओं के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, यानी गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। जब यही काम कम जब हम किसी स्टेट के रिस्पेक्ट करते हैं, तब हम उसमें एस और जोड़ते हैं, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ध्यान रखिएगा ना, तो ये जो है वो आप याद रखिएगा, इसके अंदर देश की भौगोलिक सीमाओं की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है ना ये, आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं है, ये जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो स्टेट का है। और उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आएंगी। अंतिम उत्पाद को काउंट करा जाएगा और मूल्य में किया जाएगा ना, लीटर किलोग्राम, जैसे उन्होंने कहा कपड़ा है तो मीटर में नहीं काउंट करने लगना है ना, गेहूं है तो उन्होंने कहा किलोग्राम में नहीं, फाइनल कीमत में। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 250 लाख करोड़ अच्छा फिगर है। इससे हमारी पर कैपिटल इनकम भी काफी चली जाएगी। यहाँ पर उसके प्रोडिक्शन क्या होंगे वो अभी हम जब इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हो जाएगा तब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अब उन्होंने बताया कि ये जो साहब हम बोल रहे हैं ना आपसे, तो हवाबाजी नहीं कर रहे, कि 250 लाख करोड़ रुपए हम कैसे करेंगे, तो नीचे उसी का रोड मैप बताया कि हमने क्या करा उसके लिए। ठीक है, अब इसमें कोई तर्क मत करने लग रहा कि सर ये तो सब करा नहीं है ये चीज, अभी हम एक नॉर्मल एज ए स्टूडेंट सोच रहे हैं ना, किसी मंच पे जाके जो अगर तर्क वितर्क करने की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ बेसिक है कि मेरी सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ लिखा है 2025। एग्जाम में यही चीजें गड़बड़ होती हैं कि आपसे पूछ रहा है 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया, अब पता चले कृषक कल्याण वर्ष मान रहे हैं आप 2026 को, मतलब वहां क्या होता है ना, जो क्लैश होता है क्वेश्चन यही होता है। नीचे उन्होंने 2026 का भी बताया कि हम जैसे अभी कृषि कल्याण के लिए हमने कैसे इस साल को किया, कैसे 11 जनवरी से हमने इसको शुरुआत की, वो नीचे है, इसी बजट स्पीच में है, नहीं मतलब सॉरी इसी अभिभाषण में नीचे। बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, कहीं मेरे मुंह से बजट स्पीच निकल जाए, तो बजट स्पीच नहीं, वो तो क्या होता है, जैसे अपन, अब चूंकि बात तो बजट से जुड़ी हो तो वो दिमाग में आ गया बजट, तो बजट ही निकल जाता है मुझसे। तो 2025 में हमने उद्योग और रोजगार वर्ष कहीं ना कहीं बनाया, और इस उद्देश्य यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा उद्योग को, और उसका एक बेनिफिट हमको मिला कि हमने कई सारे जो है वो कॉन्क्लेव कराए, कई सारे जो है वो समिट्स कराए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कई जो है वो प्रयास किए। ये खासियत था। अब 2026 को हमने टेक्निकली अगर कहा जाए ईयर ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि और कृषक कल्याण के रूप में मनाने का निर्णय लिया। प्रदेश ने निवेश संवर्धन के लिए वर्ष 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसमें भी अब आपको याद रखना, चूंकि वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं पिछले साल के, और उसकी तारीफ कर रहे हैं कि यार हमने बहुत बढ़िया जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो आपको रफली कम से कम इतना याद होना चाहिए कि वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ कब था। तो आप चाहे तो, एक सेकंड, चाहे तो जैसे ये जो है वो, एक मिनट रुकिएगा, बस एक, चाहे तो जब आप इसको लिखें ना तो इसी के अंदर आप इस बात को यहाँ पे लिख ले कि भाई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, तो वो आपका 24 और 25 फरवरी को भोपाल में, 24 25 फैब को हुआ। दूसरा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी कोई ऐसा नहीं कि 10 15 साल हो गए, 1 2 साल तक के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो हुआ था, तो वो हुआ था भोपाल में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में। उसमें प्रधानमंत्री जी भी आए थे, गृह मंत्री जी भी आए थे, अलग अलग जो अगर कहा जाए यहाँ पर। और उसकी एक थीम थी जो अगर कहा जाए अनंत संभावनाएं, ठीक है, इन्फिनिटी जो है पॉसिबिलिटीज।
तो आप वो अभी भी याद रखिए कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो ऑलमोस्ट जो है वो सबको मालूम है भोपाल में स्थित है, उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया 2025 का। और उस समिट में हमने ये देखा कि क्या संभावना है उद्योग और रोजगार के लिए। तो आपको जो अगर ना याद रहे तो ये बातें आती हैं एग्जाम में, जैसे 2025 मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थीम। ठीक है, मतलब इसकी जो अगर कहा जाए, जैसे आप जाएंगे तो उसको आपको क्या हुआ कैसे हुआ ये पूरा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है 24-25, लोकेशन भोपाल। आप एग्जैक्ट भी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी याद रख सकते हैं, ये लिखा हुआ है मानव संग्रहालय भोपाल। उनने मानव संग्रहालय लिख दिया, आप इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय लिख लेना, यहाँ पर है। और फिर इसके बाद की पूरी स्टोरी यहाँ पर। और इसका थीम भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि वो अपने अभिभाषण में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज जो अगर कहा जाए इसको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने थीम तो हिंदी में लिखी थी, अगर कहा जाए अनंत संभावना है, बाकी इंग्लिश में तो आप ऐसे ही लिखिएगा यहाँ पर। तो अनंत संभावनाओं के साथ ये शुरू किया। क्या रिजल्ट्स आए क्या हुआ वो अब हमारे लिए इतना जो है वो महत्वपूर्ण अभी नहीं। वापस अगर कहा जाए हम यहाँ से वहीं चले जाए। अब यहाँ से अगर हम वापस जाए इसमें, मतलब ये, तो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ये हम इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि किस किस जगह कौन कौन से रीजनल, जो अगर कहा जाए इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, मोस्टली मोस्टली हमने जो है वो डिवीजन लेवल पर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो है वो चलाना शुरू किए। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने जो है वो रोड शो किए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जिससे हमको जो है वो निवेश मिल जाए। और उससे हमको जो अगर कहा जाए ये निवेश प्रस्ताव मिले 11.0 लाख, जो 9 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपको जितना है। 2025 में पहले तो उन्होंने तारीफ करी कि साहब हमने उद्योगों के लिए क्या क्या काम किया। ठीक है, क्योंकि हमको हमारी जीडीपी को काफी आगे लेके जाना, तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि हमने 2025 के अंदर इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को लागू किया। यानी अभी देखो 2025 के अंदर तो भारत में, मतलब सॉरी, मध्य प्रदेश ने ढेरों पॉलिसीज बनाई। ऑलमोस्ट आपको पूरी पॉलिसी मैंने पढ़ाई, चाहे वो स्टार्टअप पॉलिसी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी हो, चाहे वो टेक्सटाइल पॉलिसी हो, चाहे वो लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक पॉलिसी हो, चाहे वो अगर कहा जाए आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हो, सब। लेकिन यहाँ पर उसने आपको तीन पॉलिसी के बीच में कंफ्यूज करने के लिए बात लिख दी। तो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के साथ चौथी पॉलिसी दे देगा, जो अभी 2026 में ही पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई है अभी कुछ दिन पहले कि एक पॉलिसी अभी स्पेस आई? स्पेस टेक पॉलिसी से दो। तो दे देगा कि मध्य प्रदेश, मतलब प्रश्नकर्ता, देखो प्रश्नकर्ता को क्या होता है ना, मक्खन के प्रश्न कहाँ से मिलते हैं, यहाँ से, कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास एवं निवेश को अनुकूल बनाने के लिए 2025 में इनमें से कौन सी पॉलिसी नहीं बनाई गई है ना। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रमोशन, सेकंड इज लॉजिस्टिक, थर्ड इज जो अगर कहा जाए एक्सपोर्ट प्रमोशन, एंड फोर्थ इज स्पेस टेक पॉलिसी। अब हमारा दिमाग चल गया कि ये है। तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए ये रहा। और ये सब पॉलिसीज हमने लागू करी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले, कि कम से कम जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो वहां जो लोग आए उनको कहें कि देखिए हमने आपकी सुविधा के लिए पॉलिसी बना दी। तो वो वाला तो मैंने पूरा पढ़ा है, तो वो फिर से हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। साथ ही वर्ष भर में कुल 44 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का जो है वो आयोजन किया गया, तो ये वाला तो नहीं पूछेगा कितने किया गया यहाँ पर। अगला है स्थानीय उत्पादों शिल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद पहल। ठीक है, जीआई टैग कार्यक्रम लागू किए, सबको मालूम है। 2025 में मध्य प्रदेश के 6 प्रमुख जीआई उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। अब यहां से जो अगर कहा जाए कि ये जो 6 है इनके नाम आपको पता होना चाहिए। क्या ये 6 जो अगर कहा जाए जीआई टैग क्या है? यानी आपको पता होना चाहिए कि भाई पन्ना का हीरा जीआई टैग में चला गया। आपको पता होना चाहिए कि इस जो छतरपुर है वहां का फर्नीचर जीआई टैग में चला गया। छतरपुर का स्टोन क्राफ्ट, ठीक है, यानी पत्थर का जो काम होता है वो भी जीआई टैग में चला गया। ग्वालियर का स्टोन क्राफ्ट जो अगर कहा जाए पत्थर का काम है वो भी जीआई टैग में चला गया। बैतूल में आप टिगरिया में जाओगे तो वहां पे भरेवा मेटल का वर्क होता है। भरेवा कला सबको ही मालूम है, टिगरिया कला भी बोलते हैं उसको। वो जो अगर कहा जाए जीआई टैग में चला गया। आपका क्या नाम था, ग्वालियर का पेपर मेशे जीआई टैग में चला गया। इसमें मैंने क्या बताया था, सब में से एक ही जो गलत होता है, ग्वालियर का पेपर मेशे, क्योंकि पेपर मेशे के लिए कौन सी जगह फेमस है, कौन सी जगह? उज्जैन से। उज्जैन। और ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार में ही आई थी 2022 के पेपर में, याद है? जिसने पुराना पेपर दिया होगा उसमें पूछी थी कि पेपर में से कला का संबंध कहाँ से आया था ना तुम लोगों को।
कहा जाता सर। ये मतलब इसमें शायद। कुछ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के भी बच्चे होंगे, इसलिए मैंने बोल दिया। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुएं के मेंढक की तरह है, लिखा हुआ तो पढ़ रहे तो पढ़ ही रहे, नहीं। अभी 6 उत्पादों को, तो 6 उत्पाद के नाम लिख ली कि ये जो अगर कहा जाए जीआई टैग, मतलब अगर कहा जाए, यहाँ सिंपल अगर आप टाइप करोगे तो भी मिल जाएगा यहाँ पर, 2025 मध्य प्रदेश न्यू जीआई टैग। तो आप ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सब जीआई टैग हैं यहाँ पर, कि ग्वालियर पेपर मेशे, ग्वालियर स्टोन का क्राफ्ट, बैतूल जगह कहा आ जाए भरेवा मेटल क्राफ्ट, जगह कहा आ जाए छतरपुर फर्नीचर, जगह कहा आ जाए खजुराहो स्टोन क्राफ्ट। बस ये याद रखना, ये दोनों हैं वहीं के, बस इसको फर्नीचर के नाम से छतरपुर याद रखना और स्टोन क्राफ्ट के रूप से खजुराहो याद रखना, ये जगह कहा आ जाए याद रखना। ये सब हमारे अभी जो है वो आपको दिख रहा है दिसंबर में ये आ गया। इस तरह से ये लगभग आपको ये पता चला कि हमको कैसे जो जीआई टैग मिले हैं यहाँ पर, इस पूरी प्रक्रिया में। बस चलो वो तो काम का है भी, हमें हमारे हैं नहीं। फिर अगला आता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, रैंकिंग में मध्य प्रदेश हमेशा से ही प्रथम श्रेणी राज्य में, प्रथम श्रेणी का मतलब कैटेगरी ए वाले जो स्टेट्स हैं उनमें रहा। ठीक है, कंप्लाइंस रिडक्शन जगह कहा जाए के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने काफी जो है वो सुधार किए हैं। एक्चुअल देखो, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान चल रहा है। इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में कुछ ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर है जिन पे राज्यों को कहा गया है कि काम करिए। ये भारत सरकार का न्यू इनिशिएटिव है। इसका एक फाइल भी है मेरे पास, बस एक सेकंड होल्ड करिए, मैं दिखा देता हूँ वो मुझे। ये जो ईज ऑफ डूइंग है, आपने व्यापार सुगमता के लिए क्या काम किया, इसके लिए रैंकिंग्स बनाई गई। और इसके लिए जो अगर कहा जाए BRAP स्ट्रेटजी को लागू किया गया। BRP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में राज्यों ने अपने आप को सुधार किया। ये 2015 से रैंकिंग चल रही है। जैसे आप 2015 में देखोगे तो मध्य प्रदेश एस्पायरिंग लीडर्स में आ रहा है। धीरे धीरे अगर आप 2016 में चले गए तो तब जो अगर कहा जाए कि हम लीडर कैटेगरी के अंदर आ गए। ठीक है, 2017 ऐसे बढ़ते 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 हमको कोई लेना देना नहीं, हम सीधे अभी का लेटेस्ट जो अगर कहा जाए की बात करें 2024 का अभी आया है। इसमें जो अगर कहा जाए जो फास्ट मूवर स्टेट्स हैं उसमें जो है वो अगर कहा जाए हमको रखा गया है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि फास्ट मूवर जो अगर कहा जाए स्टेट्स के अंदर ये मध्य प्रदेश है ये। और ये अभी का प्रेस रिलीज है, इसको आप पुराना प्रेस रिलीज मत मानना है ना, ये अभी का है 10 फरवरी 2026 का प्रेस रिलीज। ठीक है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब इसमें तो एक कंपैरेटिव स्टडी है जो पार्लियामेंट में आंसरिंग होती है उसकी स्टडी है कि हमने कहाँ क्या जो है वो किया। तो ये बकायदा बताया गया यहाँ पर। तो इस तरह से इसमें कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, आपको बस याद रखना है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स में अगर कहा जाए जो है वो 23 क्षेत्र है। इसमें जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मध्य प्रदेश को 4 श्रेणियों में टॉप अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, बस वो ये लाइन आपको याद रखना है। IMP है, ये करंट अफेयर्स का भी हो गया है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में BRAP इंक्लूडिंग जो अगर कहा जाए इसमें मध्य प्रदेश इस लिस्ट के अंदर है, यानी फास्ट मूवर कैटेगरी के अंदर मध्य प्रदेश को रखा गया है। और आपको दिख रहा है कि इसमें कैटेगरी होती है टॉप अचीवर्स, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायर। इसमें हमारा रैंकिंग ठीक ठाक है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरी हालत में हम फास्ट मूवर्स हैं, तो ठीक ठाक जो अगर कहा जाए स्थिति पर है। अच्छे अच्छे से 90% तक जो है वो 100% तो नहीं है। टॉप अचीवर्स होते तो और अच्छा रहता यहाँ पर। तो वो अपनी जगह है कि उसमें कैसे होगा क्या होगा वो अभी हमको नहीं देखना। वापस हम यहीं चले जाते। तो ये हमने किया। मध्य प्रदेश जन विश्वास उपबंधों का संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, 100%। और आप एक दिन तैयार रहिए, मैं आपको ये जन विश्वास अधिनियम पूरा पढ़ा दूंगा एक दिन विद अमेंडमेंट पूरा। जन विश्वास अधिनियम है क्या, देखो जब देश स्वतंत्र हुआ, बहुत ध्यान से समझना, भले ही इस लेक्चर में 2 दिन लग जाए लेकिन इसको समझने से ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमने समय समय पर, ठीक है, कई तरह के कानून बनाए। कानून इसलिए कि हमको नागरिकों के हितों का संरक्षण करना था। लेकिन समय बदलने के साथ ये कानून समस्याओं का कारण भी बने, क्योंकि इनको इनके कंप्लाइंस में इतने चैलेंजेस थे, खासकर इनमें कारावास या सजा के प्रावधान। तो ऐसी स्थिति में लोग, जैसे सपोज मान के चलिए कि अपन ऐसे समझें कि किसी डॉक्टर ने पेशेंट को इंजेक्शन लगाया और उससे थोड़ी देर के लिए मान ले पेशेंट की तबीयत बिगड़ गई,
और कानून कहता है कि डॉक्टर के ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा, तो डॉक्टर इलाज करना ही छोड़ देगा, वो कहेगा नहीं भाई मैं नहीं करूंगा। क्या करोगे आप? तो समय परिस्थितियों में कई चीजों को शिथिल भी करना पड़ा। तो जब देश स्वतंत्र हुआ तब तक की स्थिति तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे लगा कि अगर बिजनेस को बढ़ाना है, उद्योगों को बढ़ावा देना है, तो जो कानूनों के कठोर प्रावधान है उनको लचीला, जैसे ऐसे समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अगर हम ये कहें कि कोई व्यक्ति, थोड़ी देर के लिए कोई व्यक्ति हाईवे पे चल रहा है, पुराने कानून को, हाईवे पे चल रहा है और एक कोई, जो अगर कहा जाए बाघ हाईवे क्रॉस कर रहा है और गाड़ी हिट कर गई, तो आपको 7 साल की सजा हो जाएगी। ये तो खतरनाक है, क्योंकि आपने जानबूझ के तो नहीं मारा। ठीक है, ये जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं। तो आज के कानूनों में आपको इसको, क्योंकि पहले की बात अलग हो सकती है, आज तो अब हाईवेज आपने इतने डेवलप कर दिए कि गाड़ी हाई स्पीड पे चल रही। इसीलिए अब हमको जन विश्वास अधिनियम में संशोधन करके उन कठोर कारावास या कठोर प्रावधानों के हिसाब के स्थान पर केवल प्रशासनिक दंड, एक शब्द इस्तेमाल होता है, प्रशासनिक दंड, ठीक है, या पेनल्टी, सस्ती का प्रावधान करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक, जो अगर कहा जाए, दैनिक भास्कर का प्रेस रिलीज दिखा रहा हूं, 6 महीने पुराना। जन विश्वास 2.0 बिल सदन में पेश, 4 कानून खत्म होंगे, 16 की धाराएं बदलेंगी। स्क्रीन पे लिखा है, औद्योगिक निवेश कारोबारियों और आम लोगों को छोटी मोटी लापरवाहियों या, ठीक है, जगह अनजाने में हुए सिविल अपराधों, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे इसके लिए। तो 16 कानून की 44 धाराएं अपराध मुक्त श्रेणी में, जो अगर कहा जाए, या सस्ती, सस्ती मतलब होता है, अब सस्ती याद हो गया, याद करो, वोकैब में करा दिया था सस्ती एक दिन में। जी, ठीक पेनल्टी। है, Yes, कौन sir. पेनाल्टी सर। कौन से पेनाल्टी। एक्ट की सस्ती याद कराई थी, कौन से? सर वो मध्य मध्य प्रदेश लोक प्रदेश सर, सेवा एवं लोक मध्य कार्यबल प्रदेश सेवा नियम गारंटी एक्ट 2012। 2010। है ना। और लोक लोक सेवा सेवा नियम गारंटी एक्ट में कितने पार्ट थे? कितने पार्ट? 11 धाराएं थी सर, एक भी अरे पार्ट नहीं था। हाँ, उसमें कोई भी पार्ट नहीं नहीं था। थे, वो केवल धाराओं पे था। रिवीजन कैसे करोगे बेटा? रिवीजन भी तो जरूरी है कि कर रहे हो। तो जैसे दिख रहा है यहाँ पर, जैसे मध्य प्रदेश कपास नियंत्रण अधिनियम, मध्य प्रदेश, ये मैं अलग से पढ़ा दूंगा एक दिन, है ना, जन विश्वास के लिए अलग से जिस दिन। अभी रफली जैसे यहाँ पर मैं एक से समझाता हूँ कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम है 1961, अभी भी चलता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश नगर पालिका। अब इसमें लिखा है कि धारा 208 में पब्लिक टॉयलेट या गंदा पानी निकासी की व्यवस्था नहीं करने पर, ठीक है, गंदगी फैलाने पर जुर्माने के प्रावधान था, जिससे सस्ती, यानी आप पेनल्टी में बदल दिया यहां पर। अब आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आप एक पेनल्टी दो, जैसे मान के चलो, आज आप सोचो रोड पे चला रहे हो, हेलमेट में आपको जुर्माना होना चाहिए कि पेनल्टी होना चाहिए? आइडियल केसेस में क्या लगता है आपको? ठीक है, पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब है कि आप उसी समय, जो अगर कहा जाए, दो और आगे बढ़ जाओ। अब कानूनी प्रक्रिया से करोगे तो उलझने होंगी। ऐसे ही नीचे कई हैं यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद, धारा 24 में बिना रजिस्ट्रेशन के मेडिकल प्रैक्टिस में जेल की सजा था, यहाँ पर अब पेनल्टी कर दी। अब ऐसी स्थिति में किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बेचारा तो जो काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी, जैसे ये मध्य प्रदेश पंचायत एवं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको मेरे को पढ़ाना पड़ेगा एक दिन, तो जब आपका मन करे, या तो इस सैटरडे पढ़ा दूं आपको, ठीक है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और सबके, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कोई बच्चा बेटा, तो उसको ही आएगा मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, ये वाला क्वेश्चन जो है वो उनको, इसमें भी हमने अमेंड किया, अब इसमें भी पेनल्टी है। आप अगर मान के चलिए धारा 4(2) के तहत आप जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अगर नहीं दे रहे हैं, तो पहले जुर्माना था, अब उसमें पेनल्टी कर दी। इस तरह से आपको कई चीजें यहाँ पर, तो ये मैं आपको, जैसे मछली पालना, शिकार करना, छोटे मामलों में अब जेल की जगह पर पेनल्टी होगी यहाँ पर। तो इसका उद्देश्य क्या है आपको समझ पड़ा? आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको मन कर रहा है कि साहब मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं। और इसका ओरिजिनल एक्ट भी मिल जाएगा, जैसे अगर कहा जाए मध्य प्रदेश जन विश्वास, जो है ऐसे आप सिंपल टाइप करेंगे, मध्य प्रदेश जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2026, आपको ओरिजिनल जो अगर कहा जाए, ये प्रेस रिलीज भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब जो है वो प्रेस रिलीज आपको आसानी से, जो अगर कहा जाए, मिल जाते हैं। आप खुद भी प्रेस रिलीज अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो अब हमारे सामने ये है, क्या मैं समझ पड़ा? एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि मध्य प्रदेश जन विश्वास जो है वो संशोधन अधिनियम कब आया? 26 अगस्त 2025 को पारित हुआ। अब प्रश्नकर्ता पूछेगा, मध्य प्रदेश जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार कितने विभागों के कितने अधिनियमों में हमने अपराध को खत्म करके पेनल्टी का प्रावधान? तो 12 विभागों के 20 अधिनियम, ये अभी वाले में, ओवरऑल तो ज्यादा हो,
12 डिपार्टमेंट के 20 अधिनियम जो उनसे जुड़े हैं, उसमें हमने 44 ऐसे प्रावधान है जिनको हमने अपराध मुक्त कर दिया, जैसे जो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे आप अगर गांव में हो तो ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत एवं स्वराज, जो अगर कहा जाए ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, इसमें लिखा है कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण, पंचायतों के काम में दखल अंदाजी पर पहले जेल, कारावास या जुर्माने का प्रावधान था। ठीक है, आपने गांव में अवैध निर्माण कर लिया, अब पंचायत ने शिकायत कर दिया, आपको जेल भिजवा दिया, अब इसे हटाकर सिर्फ पेनल्टी ले जाएगी। और धारा 106 के पहले नुकसान की वसूली सिविल मजिस्ट्रेट कोर्ट से होती थी, अब पंचायत द्वारा नामित किया जाएगा। सरल करा अब हमने। तो पहले के हिसाब से तो ठीक है यहाँ पर, तो अभी आपको पढ़ा देंगे। औद्योगिक आ गया समझ में? जन विश्वास, जन विश्वास का मतलब समझ गए? ठीक है, कुछ चीज जैसे ऐसे समझ लो, एक सिंपल लाइन में आपको एक अनोखी चीज बताता हूँ। जब देश स्वतंत्र हुआ तो कमोडिटी समझते हो ना, वस्तुएं, उनकी कालाबाजारी को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया। किसी किसी को याद है नाम? किसी को याद है? MRTP शेल है। कमोडिटी एक्ट था कि नहीं था? सुना है कि नहीं? अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, सुना कि नहीं सुना? जी सर। एसेंशियल कमोडिटी, तुम तो एक तो रिवीजन बिल्कुल नहीं करते, मेरे को ये समझ। सर कोविड में सुना था सर। हाँ, कोविड में उसी के तहत कार्रवाई, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत पहले दूध भी आता था। आप दूध की कार, लेकिन क्या आज दूध को सरकार रेगुलेट कर रही है? सोच के देखो, कर रही है कि डेयरी का लाइसेंस लेना है, तुमको लेना है, तुम्हारी नो कॉलोनी सर। में दूध बेच रहा है, गाय का दूध बेच रहा है गांव में, उसको लाइसेंस की जरूरत है? अभी है क्या? नहीं है ना। क्योंकि अब वो उत्पादन इतना बढ़ गया कि हमने उसको उठाकर क्या कर दिया, उससे बाहर कर दिया। आज कुछ चीज है, जैसे आज अगर कहा जाए पल्सेस, आपने कई बार सुना होगा ना कि दाल की कालाबाजारी, सरकार ने जारी किया नियम कि एक जगह कहा जाए कि दुकानदार इससे ज्यादा दाल नहीं रख सकता अपने यहाँ। सुना होगा कई बार, जो दाल की कीमतें बढ़ी हुई यहाँ पर, है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत। तो समय समय पर आप अधिनियमों में क्या करते हो, संशोधन करते हो, वो देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप, जो अगर कहा जाए फिट बैठते हैं। कल जो चीजें अच्छी थी, आज वो चीजें जो अगर कहा जाए उनकी कोई महत्वता नहीं रहेगी। तो ये हमने यहाँ पर, तो आप याद रखना है आपको कि मुझसे बोलना है कि सर ये जन संशोधन वाला, जन विश्वास वाला आपको पढ़ाना है, तो मैं पढ़ा दूंगा एक दिन। औद्योगिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में 48 औद्योगिक पार्क विकसित विकसित किए जाते हैं। आईटी पार्क विकसित, प्लग एंड प्ले, जो अगर कहा जाए, प्लग एंड प्ले समझते हो? प्लग एंड प्ले, यस सर। ठीक है। अब देखो, कई चीजें जिनको ना समझ पड़ती हो, मैं बच्चों वाली चीज बताता हूँ। आजकल कार बाइक खरीदते हैं तो उसमें जो बाहर से एसेसरीज लगवाते हैं, उसमें एक वर्ड आता है प्लग एंड प्ले, जिसके लिए आपको कोई वायरिंग में काट छाट नहीं करना पड़ती, ऑलरेडी सब चीज आती है, बस आपको क्या करना है, कपलर टू कपलर प्लग एंड प्ले करना है, लगाना है और वो चालू हो जाएगा। सुना, ये तो सुना होगा, बॉयज ने तो सुना होगा, गाड़ी वाड़ी खरीदी होगी तो वो बोलते हैं ना कि कपलर टू कपलर फिटिंग कर देंगे भैया, प्लग एंड प्ले, बस लगाओ और शुरू हो जी जाएगा। सर। अलग जी से कोई सर। इंस्टॉलेशन या कोई प्रक्रिया नहीं। राइट के नहीं, वो भी नहीं सुना क्या सर? जी सर, सुना है सुना सर, है। सुना है। एलईडी लगवाते हैं गाड़ियों में तो डायरेक्ट हाँ, प्लग वो लगता अब कैसी आती है एलईडी? कपलर टू कपलर प्लग एंड प्ले है। जी आती सर, है ना। बस डायरेक्ट कपलर फिट हेडलाइट किया खोल के और प्रॉपर लगा। क्या हो जाएंगी वो, चालू हो जाएंगी। तो कपलर टू कपलर जो है वो, तो वहां नहीं, लेकिन अपन समझेंगे आपने ऑलरेडी सब सुविधा दे दी, बस वहां पर जो अगर कहा जाए आप शुरू करो, कुछ जीरो से नहीं करना है। तो हमारे यहाँ प्लग एंड प्ले, जो अगर कहा जाए फ्लैटेड इंडस्ट्रियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ये एग्जाम में नहीं आएगा। दिल्ली मुंबई, दिल्ली नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर हमारे मध्य प्रदेश से होकर निकलता है। यानी कोई पूछेगा कि भाई ये जो कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली मुंबई दिल्ली नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर के अंदर, हम कई उद्योग को जो अगर कहा जाए विकसित कर रहे हैं। साथ ही महिला कर्मचारियों के लिए 4 औद्योगिक क्षेत्रों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण कर रहे हैं। अब हमने ये साफ कह दिया कि महिलाएं पुरुष के बराबर कदम से कदम मिलाकर चले। जहां भी हम बड़े उद्योग स्थापित कर रहे हैं वहां महिलाएं भी 24/7 काम करें। पहले ऐसा था कि भैया हम सोचते थे कि दिन ही में काम करें, अब 24/7 वहां रुकें। ठीक है, अगर कहा जाए उन उद्योगों के विकास में योगदान दें। यही रीजन है कि आपने एक सेपरेट, जो अगर कहा जाए, प्रावधान किया कि हम जो है वो वर्किंग वुमेन्स के लिए एक हॉस्टल की सुविधा करेंगे। और अगर कोई करंट अफेयर्स थोड़ा सा भी मेरे से पढ़ रहा है ठीक से, तो उस बच्चे को तो याद होगा कि मैंने इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, क्या बोला था? कौन से निवास? कौन से निवास? अरे, भारत सरकार का भी एक कंसेप्ट था ना, सखी निवास नाम की योजना शुरू करी थी। ठीक है, क्या हम उनको उनके लिए जी सर। करेंगे?
हमारे मध्य प्रदेश में पीथमपुर में हम बना रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मंडीदीप में हम बना रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन के पास विक्रम उद्योगपुरी में हम बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो अगर कहा जाए मालनपुर में बना रहे हैं। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए हॉस्टल, यहाँ पर उद्योगों में जैसे अगर कहा जाए, अगर सिंपल टाइप करो ये या अब ये मैंने पढ़ा, सब पढ़ाया है मैंने इसमें, आज मैं जितना पढ़ाऊंगा ना सब पढ़ाया, पर मैंने बोला ना कि या तो मैं रिवीजन करा ही रहो या तुम कर रहे हो। अच्छा, पढ़ाया है कि नहीं तुमको वर्किंग वुमेन्स के हॉस्टल, करंट सब अफेयर्स पढ़ाया है जी यहाँ पर? पढ़ाया है। तो रिवीजन भी करा करो कभी कभी बेटा। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में हॉस्टल सुविधा, हमने एक सिंपल कीवर्ड इंटरनेट से पूछा, तो हमारे सामने एक आर्टिकल आया, ये लिखा हुआ है, देखो आ गया ना, सखी निवास आ गया। वो वर्किंग वुमन हॉस्टल का विस्तार कर रही है, जिसके तहत डैश 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 जो है वो स्वीकृति दी गई है। इनमें अभी हाल फिलहाल में जो चार जो है अगर कहा जाए, उनको हम फर्स्ट फेज में कंप्लीट कर रहे हैं, चार को। तो जो चार होंगे, माइक किसी को ऑन हो गया है बेटा? अपना माइक तो बंद कर लो बेटा, दो तीन बच्चों का चार का माइक ऑन है, बताओ जगह कहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिस्ट को देखेंगे तो भाई जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए हमने सेपरेट, कि अब उनको शहरों में रहेंगी तो रहने संबंधी जो चुनौतियां उनको ना हो, उसके लिए हम जो अगर कहा जाए हॉस्टल्स की फैसिलिटी भी जो है वो शुरू कर रहे हैं वर्किंग वुमेन्स के लिए। तो आप जब इसमें देखोगे तो आपको कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार का बड़ा कदम, ऐसे बहुत सारे जगह कहा जाए आपको कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ये याद रखना। अभी पहले फेज में जो जगहें हैं उसमें हम चार जगहों को चुन रहे हैं, जिनमें हमको ये काम करना, जो मैंने आपको अभी जो नाम बताया वो। फिर अगले के ऊपर आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर अगला जो है वो, ये तो बेसिक हो गया कि हमने जो महिलाओं के लिए क्या चार औद्योगिक क्षेत्रों में, उसमें विक्रम उद्योगपुरी का नाम याद रखना है, मंडीदीप का नाम याद रखना है, पीथमपुर का नाम याद रखना है, मालनपुर का यहाँ पर। तो वो यहाँ तो आप पूरा पूरा खोलोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा किसी 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 जगह जो है। बाकी अगर ऐसे देखोगे तो आर्टिकल्स को ढूंढना पड़ेगा, उसके अंदर से किसी एक जगह लाइन से पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। वापिस आ जाते हैं, ये तो हो गया। माननीय सदस्य, ये वर्ष केवल, ये जैसा स्टेटमेंट है ना वैसा के वैसा है ना, राज्यपाल जी पढ़ रहे हैं ये। माननीय सदस्य, यह वर्ष केवल औद्योगिक निवेश रोजगार का नहीं। अच्छा, आज मैं ये चीज भी महसूस करता हूँ, काश के ये अभिभाषण को व्याख्याओं के साथ लोगों तक पहुंचा दिया जाए। काश के हम पहुंचा नहीं पाते। ये अभिभाषण जैसे सरकार प्रेजेंट भी करती तो ऐसी करती, उस अचीवमेंट को क्या कर रहे हैं आप अगर विस्तार, जैसे आज हमने कहा कि कहाँ कहाँ वर्किंग, अभी हमने देखा कि हाँ यार हम अगर कहा जाए कि पीथमपुर के पास डेवलप कर रहे हैं पूरा, तो मतलब कोई होगा तो उसको याद रहेगा। तो पीथमपुर में अगर कोई महिला रह रही तो उसके दिमाग में होगा ना कि यार हमारे लिए वर्किंग वुमन है हम, तो हमारे लिए एक हॉस्टल जो है वो बन रहा है वहां पे। तो ये औद्योगिक निवेश रोजगार का नहीं बल्कि संरचनात्मक सुधार, निर्यात, ये सब हमारे काम का है। देखो जो स्टोरीज हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, स्थानीय कौशल को हम विकास कर रहे हैं, ये सब हमारे काम का है नहीं, इसमें हमको कुछ नहीं लेना देना। अगला फिर हमारे लिए क्वेश्चन आ गया यहाँ से कि मेरी सरकार, मैंने हमेशा कहा कि अभिभाषण में राज्यपाल राज्य की सरकार की उपलब्धियों का ही बखान करते हैं इस भाषण में, खासकर बजट सत्र के दौरान जो भाषण आता है। तो मेरी सरकार 2047 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प के साथ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को सुदृढ़ कर रही है। यानी उनने साफ इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया कि साहब हम जो अगर कहा जाए एमएसएमई के माध्यम से ये काम करें। एमएसएमई को हम प्रमोट करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में एमएसएमई की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और ऐसे भी आप सबको मालूम होगा अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने एमएसएमई के टर्नओवर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। एमएसएमई की डेफिनेशन में मैक्सिमम टर्नओवर कहाँ तक चला गया एमएसएमई का, कहाँ तक चला गया? 500 करोड़। 500 करोड़ 500 सर। करोड़ बहुत होता है, 500 करोड़ एमएसएमई जो अपर लिमिट है, मतलब जब उनको क्लासिफाई करोगे तीन कैटेगरी में। तो उन्होंने कहा कि हम टू, तो अभी ये प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था सर एक क्वेश्चन 2047, आ चुका है सर पिछले बार एपी में, हाँ मतलब यही क्वेश्चन है 1 जून को। कि भाई जो अगर कहा जाए हम कितने ट्रिलियन की डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर, तो अभी एक आइडियल हमारा है 2.1, आप टू ही याद रख रहे हैं जो लिखा हुआ है। हमारा सपना है कि हम 2 ट्रिलियन के जो है वो मतलब जैसे कहते हैं ना फिगर को रीच कर जाए। तो जैसे अगर कहा जाए कि एक इंटरनेट पर आप पूछोगे भाई यहाँ पर कि
2047 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर की होगी। ठीक है, अभी हम भारत की नहीं बात कर रहे, भारत की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जैसे लिखा होगा 2 ट्रिलियन, यहाँ पर लिखा हुआ एमपी में 2.1, मतलब हम उसको, मतलब आइडियल तो आप दो यार। तो लिखा है कि मध्य प्रदेश एट द रेट बनेगा 2.1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था, ये और लिखा सर, है। हाँ बेटा। जो ऊपर इन्होंने बताया था ये 250 लाख करोड़, ये लगभग दोनों एक ही आंकड़े हैं ना? हाँ, वो दोनों एक ही आंकड़े हैं। जो बस अगर उसको कहा जाए रुपए इसको, में कन्वर्ट, इसको रुपए आप में अगर कन्वर्ट। कहा जाए कि रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर दोगे तो 2.1 ट्रिलियन डॉलर आ जाएगा। वो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो बात लिखी दिख रही है, लिखा है ये, लगभग वही जो है वो जा रहे हैं, दिख रहा है। देखो 248.6 लाख करोड़, वही हो गया, यस। 250 हो गया ना लगभग, जी सर। है ना। तो ये वही है आंकड़ा जो अगर कहा जाए, जो मौजूदा 164 बिलियन डॉलर, यानी अभी हमारी अर्थव्यवस्था आइडियल केसेस में जो अगर कहा जाए जैसे 13.6 लाख, अभी तो हमको 26 के आंकड़ों में तो अभी हमको पता चलेगा कि क्या है जो नीचे भी है, ये हमने कहा। और ये जो अगर कहा जाए कि ये बकायदा हमने एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात करी, तो हो सकता है कि प्रश्नकर्ता वो 2 ट्रिलियन पूछ ले, हो सकता है कि प्रश्नकर्ता वो 248.6 लाख या 250 लाख करोड़ पूछ ले, वो उसके ऊपर है। ठीक है, इस तरह से कुछ ना कुछ वो क्वेश्चन जो है वो पंच करेगा ही करेगा यहाँ पर। तो हमने ये बात रख दी कि हाँ भैया हम जो है कर रहे हैं, इस दिशा में हम क्या कर रहे हैं, इसको जो अगर कहा जाए इतने 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए, तो हम टेक्निकली अगर कहा जाए एमएसएमई के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। अब लिख रहा है कि एमएसएमई इकाई को अनुदान, ऑनलाइन भुगतान सुविधाएं काम करनी। जनवरी 2026 तक 1707 से अधिक इकाइयों को जो अगर कहा जाए, अभी हमारे लिए प्रश्न भी बन सकता है, वो पूछे कि एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जनवरी 2025 26 तक इसमें से कितनी इकाइयों को हमने जो है वो सहायता दी, या कितने करोड़ की सहायता दी। अगर उसको प्रश्न करना है, टफ क्वेश्चन करना है, तो पूछ सकता है क्या है, 1707 से अधिक इकाइयों को 750 करोड़। इसमें भी सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति। और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के साथ सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि इस योजना का क्राइटेरिया इतना लचीला, इतना फ्लेक्सिबल है कि कोई भी, आज आप सोचो कि मरे मारे आदमी कम से कम में भी पढ़ाई छोड़ेगा तो किस एज में छोड़ेगा, कम से कम में भी किस एज में छोड़ेगा, सॉरी, किस 18 के क्लास में बाद, छोड़ेगा, एज तो गलत बोल गया, किस क्लास में छोड़ेगा। क्लास से 12th के बाद ही। ठीक है, 12th के बाद नहीं, आठवीं। 8वीं के बाद, आठवीं। 12th के बाद जो अगर कहा जाए, 8वीं के बाद 12th तक जो पढ़ता है क्या बच्चा। तुम्हारे गांव में जो अगर कहा जाए 8वीं 10वीं आईटीआई नहीं देखी तुमने, आईटीआई वाले कितने जो अगर कहा जाए क्यों चला रहे हैं हम 10वीं पे आईटीआई, क्यों जी चला रहे? सर। तुम खुद सोचो ना, तुम्हारे गांव में बच्चा 12वीं तक पढ़ता है नहीं पढ़ता, हमने कहा ठीक है यार 8वीं तक पढ़ लिए बहुत हो गया, यहाँ पर अब 9वीं ओवी से जो अगर कहा जाए यहाँ पर है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने, कभी आप मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को देखोगे, उन्होंने वो क्राइटेरिया 8वीं परीक्षा रख दिया उसमें, 18 से, अब एज क्राइटेरिया भी बड़ा कर दिया, 18 से 45 साल का आदमी आ जाए। फंड भी बहुत सारा कर दिया, आपको 50 लाख 25 लाख, अगर आपको लग रहा है कि आप रिटेल में काम करना चाह रहे हो, आ जाओ हम 25 लाख तक का लोन दे देंगे। आप अगर मान के चलिए कोई जगह कहा जाए कि कोई सेवा इकाई या विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग में कुछ करना चाह रहे हो, तो आ जाओ हम 50 लाख का लोन दे देंगे। ये केवल और केवल तरीका है कि उससे फंड जो है वो सर्कुलेट हो। अब उसमें कितना करप्शन है वो विषय पे मैं यहाँ बात नहीं कर सकता कि क्या करप्शन हो रहा क्या हो रहा, वो अभी मुझे लेना देना नहीं है। अभी एक बुनियादी बात कर रहा हूँ कि हमने क्या करा कि जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, उसको बहुत सोच समझ के प्लान किया कि यार 18 से 45, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन में ज्यादातर जो पोटेंशियल कैलिबर का आदमी, पोटेंशियल कैलिबर समझते हो, जो सिस्टम में आके कुछ दे सकता है। इसीलिए तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी अधिकतम कहाँ तक जा सकते हो, किस एज तक, किस एज तक, 45। 45 तक ही जा सकते हो ना, ज्यादातर खींचतान के 45 ही करा हमने। तो एक हमारे पास है कि यार 18 से 45 वाला आ जाओ। ठीक है, दूसरा हम 8वीं पास से आ जाओ। ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लो 50 लाख हम देने को तैयार हैं। आप जगह कहा जाए रिटेल में काम कर रहे हैं, 50 या 25 लाख हम देने को जगह कहा जाए। आपको जो है अगर कहा जाए हम उसमें क्या बोलते हैं इंटरेस्ट में भी छूट दिलाएंगे 7 साल तक, कोई दिक्कत नहीं। 7 साल बहुत बड़ा फिगर होता है। पहले तो क्या होता था कि 3 साल के लिए छूटें होती थी, इसमें तो उन्होंने ये कह दिया कि हम 3% की दर से आपको 7 साल तक छूट दिले, आप अपना सिस्टम खड़ा कर लो। यही रीजन के कारण ये लिखा गया। अब ये लिख लेना यहाँ पर कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 18 से 45 साल, 8वीं पास चाहिए, खुदरा यानी रिटेल के लिए 25 लाख, विनिर्माण के लिए 50 लाख,
ठीक है, इंटरेस्ट जो अगर कहा जाए, अनुदान मिलता है उसमें ब्याज के ऊपर 3% का, कितने साल तक मिलता है, 7 साल तक मिलता है। ये सब मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के मूल सिद्धांत थे, और उसी के तहत बड़ा लोन हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 606 करोड़ रुपए का लोन बहुत बड़ा लोन होता है। ठीक है, तो ये 8,000 जो अगर कहा जाए हितग्राहियों को इससे शामिल कर लिया। प्रदेश में 23 लाख से अधिक एमएसएमई इकाई। अब याद रखो, ये एमएसएमई इकाइयों में यहाँ पर अब ये वही बात आ गई, याद है ना? यहाँ पर क्या लिखा है कि साथ ही प्रदेश के 6,670 से अधिक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त है ना, रजिस्टर। कितने को डीपीआईआईटी ने क्या रखा है कि अगर कल को आपको जरूरत है तो हम आपको सुविधा दें। कितने स्टार्टअप? 6,670। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। और इसमें भी जो अगर कहा जाए कि आपको मालूम होगा कि अभी स्टार्टअप अवार्ड आया था, मैंने कुछ ही दिन पहले पढ़ाया तुमको, मेरे हिसाब से शायद 1 आध 2 महीने पहले पढ़ाया ना तुमको। ठीक है, स्टार्टअप जो है वो इंडिया अवार्ड, उसमें भी हमारे स्टार्टअप्स के कारण हमको ठीक ठाक जो अगर कहा जाए, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया तुम लोगों को? अभी तो पढ़ाया सर किस दिन? पढ़ा पढ़ा है सर। ठीक है, 1 मिनट। स्टार्टअप इंडिया अवार्ड, ये अभी अवार्ड आया है। अगर कहा जाए इसमें पीआईबी की फाइल लेना पड़ेगी तो वो आएगा, उसके फिगर। ये देखो 16 जनवरी का है ना, क्योंकि वो तो अभी पढ़ा है मैंने करंट अफेयर्स में। तो इसमें जब हम जा रहे थे तो मैंने क्या बोला था कि ऊपर जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, उसमें तो हमको कोई कैटेगरी में अवार्ड नहीं नहीं मिला। मिला नहीं था। मिला था। मैंने बताया था ना, नहीं अभी मिला। महीना भर ही हुआ है बेटा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब हम नीचे जाते हैं जब, तो उसमें लीडर कैटेगरी के अंदर कैटेगरी ए स्टेट में मध्य प्रदेश। तो याद करो मैंने क्या बताया था कि सरकार कभी अपने को ये नहीं कहेगी, मध्य प्रदेश क्या कहेगी कि हमारा जो है वो कैटेगरी ए स्टेट में, वो ये नहीं बोलेगी कि हम टॉप परफॉर्मर में नहीं आए। वो क्या बोलेगी? मध्य प्रदेश कैटेगरी ए स्टेट में शामिल। मैंने उस समय दिखाया होगा तुम लोगों को पोस्टर कि देखो ये मध्य सर प्रदेश को। हाँ बेटा। चैलेंजर श्रेणी जी सर आपने पढ़ाया था। नहीं, वो चीज अलग वो है। तो जी। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ठीक है, वो इंडेक्स जो है वो वो सर। अगर तो कहा जाए ग्लोबल वो वाला है। एक्सपोर्ट इंडेक्स था, ये सर ये स्टार्टअप पढ़ाया था इंडेक्स। आपने जब डीपीआईटी के बारे में बताया था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तब। हाँ, तो ये लीडर अपना रिवीजन हो गया, यहाँ पर इसको जोड़ लिया। तो अब हमको ये समझ पड़ा कि हमने स्टार्टअप, यानी आज आपको एक क्वेश्चन हो गया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में महिलाओं के स्टार्टअप लगभग 50% के आसपास पहुंच रहे हैं, क्योंकि 47% स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित। और ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप का मतलब है कि कोई ऐसा स्टार्टअप जिसमें 50% से अधिक हिस्सेदारी महिलाओं की है, तब वो महिला द्वारा संचालित। ऐसा नहीं कि केवल एक महिला के नाम से चल रहा है तो महिला स्टार्टअप हो जाएगा, नहीं, महिलाओं की हिस्सेदारी से उसको तय करेंगे अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2025। तो हमने सहता ये प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स का प्रतिशत 33%, 35%, 47% और 50%। इसमें सबसे ज्यादा अनरिलेवेंट आंसर होगा 47%, जो कोई नहीं लगाएगा। सबसे पहले क्या लगाएगा बच्चा? 50%, क्योंकि 50-50 दिखेगा। दूसरा लगाएगा 33%, और तीसरा लगाएगा वो जो आजकल एकेडमिक्स कॉलेज सब में जो है वो हमने रिजर्वेशन कितना कर दिया, 35% वाला, है ना? तो वो या 35 जाएगा या 33 जाएगा, 50। वो 47 की बात ही नहीं करेगा, वो दिमाग ही नहीं खर्च करेगा बच्चा कि मैं 47 पर जाऊं, और क्वेश्चन ही गलत है। तो ये हमारे लिए साफ है कि 6,000। बाकी तो जब हम इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो हम इसमें स्टार्टअप ग्रोथ रेट देखेंगे। ठीक है, यहाँ अगर उसके लिए आपको अगर खुद भी कभी पढ़ना हो तो इंडियन स्टार्टअप जो अगर कहा जाए, इंडियन स्टार्टअप ग्रोथ रेट, पीआईबी, जब इस तरह से आप टाइप करोगे तो हर साल स्टार्टअप्स की संख्या किस राज्य में कितनी हो रही है, कौन से जो अगर कहा आ जाए कि राज्य कितने स्टार्टअप्स खड़े कर चुका है, वो सब जानकारी यहाँ से मिल जाती है। वो मैं अलग से आपको इसके फिगर्स वगैरह कभी जो है वो पढ़ा दूँ अलग से, ये यहाँ पर अपन पढ़ के अपना समय ही खराब करेंगे। तो टेक्निकली ये है स्टार्टअप्स के लिए, ये हो गया यहाँ पर। फिर नीचे आ जाए, समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 के तहत हथकरघा हस्तशिल्प, उसने ये भी बोल दिया कि अब हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं तो हम कुटीर उद्योग लघु उद्योग को भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर हथकरघा हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट जो अगर कहा जाए, इंडस्ट्री को भी हमने लिया। अब यहाँ से हमारे लिए कुछ मटेरियल, ये वाली लाइनें काम की नहीं है ना, ड्रेस मटेरियल यहाँ पर कोई काम की नहीं। हाँ, कुछ चीजें हमारे लिए यहाँ से हेल्प हो गई, जैसे चंदेरी महेश्वरी साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बेडशीट आदि के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये एक हो गया।
दूसरा, तथा शासकीय उपयोगों के वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है। ये सब किसको मटेरियल देते होंगे? किसको देते होंगे, जल्दी बताओ, देखें तुम्हारा नॉलेज अभी अभी पढ़ा है सर हफ्ते। अपेंडिक्स ए में जो हेड 3 ठीक है, सर appendix। संत रविदास। हाँ, तो ये संत रविदास जो अगर कहा आ जाए, हथ जो अगर कहा आ जाए उसको देते होंगे, या जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश ग्रामोद्योग विभाग को देते होंगे, उसके थ्रू वो बेचा जाता है यहाँ पर। दूसरा, अब यहां से अगर अपन देखें, सीधी दरी के लिए और कारपेट के लिए फेमस, अशोकनगर चंदेरी हैंडलूम के लिए फेमस। यहां पर एक लिस्ट बना ली, लिस्ट, मैच द कॉलम। अशोकनगर चंदेरी, भोपाल जरी जरदोजी का काम, जरी दरजोजी समझते हो ना, वो जो जरी का वर्क होता था ना, पहले जरी का काम होता था, एम्ब्रॉयडरी वर्क बोल लो आप तो, जरी का काम होता था सोने चांदी से। अब सोना चांदी खरीदने की क्षमता तो हमारी है नहीं, तब हम सिंथेटिक रेशे यूज करते हैं जो सोने चांदी जैसे दिखते हैं। उससे खासकर पुरुष इस क्लास के बच्चे जब अपनी शादी होगी उनकी, तो जो अचकन पहनेंगे वो, उस अचकन में जरी का काम, शेरवानी या अचकन दो चीज पहनी जाती है, उसमें जरी का काम काफी होता है। धार का बाग प्रिंट, सीहोर के लकड़ी के खिलौने में कोष्टक में लिखोगे, कोष्टक में क्या लिखोगे यहाँ सीहोर के कोष्टक में? सर बुधनी। बुदनी। बुद्ध। बुधनी। तो बुदनी कौन सी लकड़ी है? नरम लकड़ी होती है एकदम सॉफ्ट, जिससे खिलौना आसानी से बन जाता है। कौन सी ये लकड़ी? नहीं। दूधी की लकड़ी। दूधी। दूधी का जो पेड़ होता है, नहीं सुना तो कर कहा जाए, सीहोर में दूधी की लकड़ी से बनते हैं खिलौने। ठीक है, ये एक पेड़ होता है यहाँ पर, तो ये लकड़ी केवल यहीं मिलती है यहाँ पर। तो ये लिखा, हाँ, मध्य प्रदेश के सीहोर के बुधनी शहर में दूधी की लकड़ी से बेहद खूबसूरत पारंपरिक खिलौने बनाए जाते हैं। दूधी, ये खिलौने दूधी नाम के पेड़ की लकड़ी से बनते हैं, जो हल्की होती है और नक्काशी करना आसान, बहुत सॉफ्ट होती है ये लकड़ी। तो ये आपको जैसे पुराना लिखा हुआ है यहाँ पर पता तो होना चाहिए जो है। तो सीहोर जिले की प्रसिद्ध लकड़ी के खिलौने, अब भोपाल के मृगनयनी एम्पोरियम में डैश 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 ये जगह का है। अब देखो वो क्वेश्चन यहाँ लिंक हो गया, लिंक हो गया, हो गया। हमने तो नहीं कहा कि हमको ये बताना, लेकिन बेच कहाँ रहे हो यही। और इससे कहाँ लिंक हो गया? जो मतलब AR वाले बच्चे, उनका कहाँ लिंक हो गया? अपेंडिक्स, भंडार गृह नियम। ए। मध्य ए प्रदेश में। भंडार ए के में। सेवा उपार्जन नियम के अपेंडिक्स जगह कहा ए। जाए एक में, ए है में। ना। चीजें इतनी सरल हैं, बस ये है कि शांत मन से सोचो कि वो जाएगी कहाँ, किसके थ्रू बेचोगे। तो ये दूधी तो अभी तुम लोग, मैंने कॉमन सेंस के लिए जो अगर कहा आ जाए कि याद रखना, जैसे क्रिकेट का बैट होता है ना, उसमें बिलो वुड्स का ही इस्तेमाल होता है, उसकी लकड़ी जो अलग होती है, यहाँ पर वो उसी से बनता है। और किसी से अच्छा क्रिकेट का बैट, अगर वो भी आप एक, इसका तो नहीं है लेकिन एक नॉर्मली किसी से पूछो क्रिकेट का बैट बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग होता है, ठीक है, तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको बिलोई कहा जाता है, इसी के पेड़ की लकड़ी से बनता है वो, उसको ब्लोवुड कहा जाता है। ठीक है, उसकी कहा जो है खासियत होती है कि जब बाल उससे टकराती है तो वो उसको वापस फेंकती, मतलब उसमें एक हल्का माइल्ड स्पंची नेचर होता है जो है वो। तो ये उसी से बनती है, यानी महंगे बैट। बाकी तो तुम हमारे, हम तो छोटे छोटे थे, तुम मोंगरी से खेलते थे, मोंगरी तुम लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा कभी जीवन में। ठीक है, कहीं ने तो, वो हमारी मम्मी के पास एक, आजकल तो क्या है कि वॉशिंग मशीन आ गई, पहले कपड़ा धोने के लिए, कपड़े कूटने के काम आती थी। कूटने के कार्य लिए एक छोटा सा बैट जैसा लकड़ी का होता था, उसको मोंगरी कहते थे। तो अशोकनगर चंदेरी हो गया, भोपाल का जरी हो गया, जरदोजी हो गया, धार के बाग प्रिंट हो गए, सीहोर बुदनी के लकड़ी के खिलौने हो गए, उज्जैन का बटिक प्रिंट हो गया, इनने विशेष, ये हो गया मैच द कॉलम। बाकी तो फिर हम छिपाकारी और अन्य चीजें भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी जितना जो है। दूसरा, कि बुनकरों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमने जो अगर कहा जाए कई योजनाएं चलाई, ये मोस्ट IMP है। ये मेरे को भी याद नहीं था कि ये योजनाएं चलती। एक्चुअली एक मेरा हैंडलूम का कोर्स चलता था, तो हैंडलूम के कोर्स में मैंने ये महात्मा गांधी बुनकर योजना और ये पूरी योजनाएं बच्चों को रीड कराई थी। कोई एक आध है हैंडलूम वाला मेरा बच्चा? नहीं। एक पहले, बहुत पहले मेरा एक आध 2 साल पहले हैंडलूम का एक कोर्स चलाया था मैंने। उसमें मैंने उनको बताई थी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ, प्रधानमंत्री सुरक्षा, ये सबको मिलता है लाभ। इसके अलावा महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना का लाभ जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के हथकरघा और बुनकर जो है उससे जुड़े कारीगरों को मिलता है। तो ये तो एक नॉर्मली है, आएगा नहीं, उसको छोड़ दो। फिर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए डैश डैश डैश, ये पारदर्शिता, पारदर्शिता तो अभी हम पढ़ के अपना समय खराब करेंगे यहाँ पर।
जो अगर कहा जाए एजेंसियों के माध्यम से 60 से अधिक अन्वेषण कार्य चल रहे हैं। ये हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं, ये हमारे काम का है। वर्ष 2015 से अब तक 121 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई, जो देश में सर्वाधिक है। तो आपको प्रश्न पूछे कि भाई भारत में जो अगर कहा जाए किस राज्य के द्वारा मिनरल ब्लॉक के जो मिनरल ब्लॉक हैं उनकी नीलामी, ये तो मध्य प्रदेश शासन ने, आपको मालूम होगा कि भोपाल में मिनरल कॉन्क्लेव हुई थी, याद है? मिनरल कॉन्क्लेव हुई थी, ठीक है। जी यस सर। सर, उस मिनरल 2024 की। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश सरकार ने बोला था ना सबको कि हमने ही सबसे ज्यादा खनिज ब्लॉक क्या करे हैं, आवंटित करें, ठीक है। उसमें भी हम ये बात बोल चुके हैं, मतलब अगर आप उसको देखोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर भोपाल मिनरल कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव नहीं टाइप कर पाएगा वो हिंदी में, भोपाल मिनरल कॉन्क्लेव। अरे यार, एक सेकेंड, इसमें आप सबमिट कर दो, वो ले लेगा, है ना। ये हालांकि सबमिट नहीं था, ये कॉन्क्लेव ही थी। तो इसमें जो अगर कहा आ जाए कि ये जो कॉन्क्लेव थी, ये उसमें हमने बताया कि भाई सबसे ज्यादा जो अगर कहा आ जाए, ये लिखा है कि द मध्य प्रदेश माइनिंग, जो अगर कहा आ जाए माइनिंग पढ़ ली तो जा सही रहता, मिनरल की जगह माइनिंग कॉन्क्लेव डैश डैश डैश। और इसमें हमने कहा कि भाई हमने सबसे ज्यादा जो अगर कहा जाए ब्लॉक हमारे पास हैं, हमने आवंटित किए। वो तो अभी नहीं पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन उसने आपको फ्री फोकट का दे दिया कि 2015 से लेकर वर्तमान तक मध्य प्रदेश में कितने खनिज ब्लॉक, ठीक है, यानी माइनिंग ब्लॉक्स को हमने नीलाम किया, ठीक है। तो 121, 151, 201 जो भी है वो दे दे यहाँ पर। और सर, इसी रिपोर्ट में उत्तर, कटनी लिखा हुआ था। क्या बेटा? रिपोर्ट में कटनी में आयोजित हुआ लिखा हुआ है। सर 2024 में भोपाल में और अरे वो 2025 में मैं जो कटनी पढ़ा रहा में। हूँ वो कटनी वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं वो भोपाल का पढ़ा रहा हूँ, जो नेशनल लेवल का हमने कॉन्क्लेव कराया था। वो जी। कटनी वाला तो हमारा था, भोपाल में हुआ था, पूरे देश विदेश से लोग इकट्ठे हुए थे, मैं वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वही ये कटनी वाला जो अगर कहा जाए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, वो मैं भोपाल का पढ़ा रहा हूँ कि भोपाल में जब जी ये जी। आयोजित हुआ था तो उसके अंदर, ये तो अभी का होगा 25 का। आप अगर कहा जाए इसको कॉन्क्लेव को ओरिजिनल पढ़ोगे, जब भोपाल में जो अगर कहा जाए आयोजित किया गया ये वाला, इसमें हमने ये उपलब्धि बताई थी कि हमारे पास जो अगर कहा जाए सबसे बड़े ब्लॉक हमारे पास है। हमने ही जो अगर कहा जाए दुनिया को, जो अगर कहा जाए जिससे जुड़ा दुनिया भर की कहानी हमने सुनाई थी यहाँ पर, वो बता रहा हूँ, इसका नहीं बता रहा। 2000, ये 2024 वाला काम है। तो अभी बुनियादी जो बात निकल कर आई फिर है, स्टेट माइनिंग जो रेडीनेस इंडेक्स में ए श्रेणी में, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको एक और हो गया रिवीजन। आज आपके 2-3 क्वेश्चन रिवीजन होंगे, आप लिख के रखोगे तो भूलोगे नहीं, लिख के नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। स्टेट, ये क्वेश्चन आप लिखना यहाँ पर, आईएमपी 100% आ रहा है, 100%, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें गोलमोल क्वेश्चन नहीं है। गोलमोल क्वेश्चन का मतलब है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो गोलमोल होता है। स्टेट माइनिंग रेडनेस इंडेक्स या स्टेट माइनिंग इंडेक्स अगर हम सिंपल टाइप करें, उसमें हमने यहाँ पर स्टेट माइनिंग इंडेक्स, यहाँ पर उस इंडेक्स में हमारा जो परफॉर्म है, यानी परफॉर्मेंस, ये भी मैं करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूं। आपको ये सब बातें जो अगर कहा जाए मैं पढ़ा चुका हूँ। ये लिखा हुआ है कि अंडर द SMRI द स्टेट वेयर ग्रुप्स इन द 3 कैटेगरी बेसिक ऑफ द मिनरल, जो अगर कहा जाए एनवायरमेंट, द टॉप 3 रैंक स्टेट्स द कैटेगरी ए आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, while the state गोवा, उत्तर प्रदेश, आसाम have been ranked the top 3 कैटेगरी बी द टॉप 3 डैश डैश डैश। यहाँ पर ये भी करंट अफेयर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को ये सब पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपने लिख लिया कि यहाँ पर स्टेट माइनिंग का यानी SMRI जो इंडेक्स में हम कैटेगरी ए के अंदर टॉप, और नंबर 1 हमारे ही है उसमें, क्योंकि हमारे पीछे पीछे ये भी मैंने पढ़ा है आपको। तो देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ अवैध खनन को रोकने के लिए हमने यहाँ पर। अब ये जो लाइन है, इतनी लाइन, ठीक है, यहां से अगर कोई बच्चा MPPSC का मेंस लिख रहा है, अगर कोई बच्चा माइनिंग इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दे रहा है, तो आपसे पूछेगा कि आपको क्या लगता है कि जो इलीगल माइनिंग है, इलीगल जो अगर कहा जाए जो उत्खनन हो रहा है, क्या करोगे? आप कट कर दो गवर्नर साहब के एड्रेस को,
आपको साहब हमको ई चेक गेट की व्यवस्था कर और सुधार करना पड़ेगा। सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस को हमको सुधार करना पड़ेगा। स्टेट लेवल जो कमांड सेंटर है उसको वेल अपग्रेड करना पड़ेगा। स्पेशल टास्क फोर्स जो है कहा जाए बनाना पड़ेगी, ये उसने बोल दिया। तो वो जो इंटरव्यू पैनल वाला कहेगा बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ी मालूम कि तुम गवर्नर साहब की कहानी बोल रहे हो। ये जो स्टेटमेंट होते हैं इनको आप अपने लिए भी निकाल सकते। जैसे अभी एक एग्जाम का कई बच्चों का है माइनिंग इंस्पेक्टर का इंटरव्यू, उसमें ही आपका आंसर हो गया। आपसे पूछे तो एक लाइन में डाल दो कि साहब क्या करोगे, उन्होंने कहा साहब सेटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस बेहतर करें। सेटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस से बहुत फायदे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये एक बेसिक है, वहां पे मूवमेंट। आज आप सोचो, आज आप अपने शहर में गाड़ी चलाते हो, सेटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस से पता चलता है कि नहीं कि कौन से रूट से जाना चाहिए, ट्रैफिक ज्यादा है या कम है, पता चल जाता है कि नहीं पता चलता? जी सर। पता चल जाता है। तुम्हारे जो जेब में मोबाइल है, अगर उसकी लोकेशन अनेबल्ड है तो एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों के नंबर ऑफ जीपीएस सिग्नल से सैटेलाइट्स एक जानकारी देता है गूगल मैप को कि अभी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो वो आपको मैसेज फ्लैश करता है कि यहाँ ट्रैफिक है तो आप इस रास्ते का चुनाव करें। जब वहां कर रहे हो तो किसी नदी के अंदर आप क्या सेटेलाइट से ये मॉनिटरिंग नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो है अगर कहा जाए 10 ट्रक्स की मूवमेंट है या 20 ट्रक की मूवमेंट से ये रात में मूवमेंट में अवैध उत्खनन कर रहे हैं? जहां चाह वहां रहा, करना ना चाहो तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे वो देख लेना परमाणु मूवी, तो तुमको समझ पड़ जाएगा कि उसमें कैसे वो लोग थोड़ी थोड़ी देर में काम करते सैटेलाइट मूवमेंट से बचने के लिए। जब वहां कर सकते हो तो यहाँ भी बस हम चाह ही नहीं रहे करना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो जो अगर कहा जाए पन्ना का विख्यात हीरा जीआई टैग प्राप्त करने का गौरव ये हो गया हमारा। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पंथी, अब देखो क्या होता है ना, सरकार इंडिकेट करती है। देखो इसमें कहीं भी उसने नक्सलवाद आतंकवाद शब्द प्रयोग नहीं किया। क्या किया? इसको खड़ा किसने किया? लिख दिया उन्होंने, अगर कहा जाए लेफ्ट विंग का इनडायरेक्टली मैसेज कर दिया, उग्रवाद कर दिया इसको। एक दीर्घकालीन एक एक वर्ड जो है ना, ये जो बनाया जाता है पूरी प्लानिंग से लिखा जाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसको इनडायरेक्टली किसको मैसेज कन्वे करना है, सब बोल देते इनडायरेक्टली। ऐसे भी हम, अब देखा होगा कि भारत के अंदर धीरे धीरे वामपंथी राजनीति क्या होती जा रही है, ऑलमोस्ट क्या हो गई है, ऑलमोस्ट समाप्त हुए। समाप्त। आज ही से लगभग, आज का मतलब आज की डेट मत समझ लेना, आज ही से लगभग का मतलब है लगभग 100 साल पहले मानवेंद्र नाथ रॉय ने समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 1925 में खड़ी करी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। याद है ना, एम एन रॉय ने, जो अगर कहा जाए यहाँ पर, ठीक है, उनकी रेडिकल आइडियोलॉजी से धीरे धीरे उन्होंने, हालांकि उनकी आइडियोलॉजी अपनी जगह उस समय के हिसाब से ठीक थी लेकिन आज के हिसाब से वो ठीक नहीं बैठती। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के सब राज्यों से क्या हो गई, धीरे धीरे करके आउट हो गई, धीरे धीरे करके कम्युनिस्ट मूवमेंट वहां पर, ठीक है, वो तो एक बुनियादी बात है। अगला जो है वो दिसंबर 2025 में नक्सल मुक्त। अब याद करो जब हमने एमपीपीएससी मेंस का टॉपिक पढ़ा था, मैंने बोला था ना कि वो इस बात का काफी उल्लेख करेंगे कि 31 मार्च का टारगेट था लेकिन हमने पहले अचीव कर लिया। याद आया? जी सर। ये नक्सल की नक्सलवाद वाली क्लास पढ़ी होगी, मैंने बताया था कि 31 मार्च तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का टारगेट है कि वो जो है वो नक्सलवाद फ्री करना चाहता है भारत। हमने पहले ही अचीव कर लिया, तो हम उसको कंपेयर करके बताएंगे देखो हम इससे भी आगे। तो वही लाइन यहाँ आप अगर उस रीड करोगे उस आर्टिकल को जो मैं पढ़ाया था तो आपको समझ पड़ेगा वही वर्ड सेम यूज किया गया है, ठीक है। यही कि इस लक्ष्य को निर्धारित समय 31 में, यानी आपको याद रखना है भारत को नक्सल मुक्त मुक्त करने का लक्ष्य है 31 मार्च 2026। मध्य प्रदेश ने 2025 दिसंबर 2025 में इसको हासिल कर लिया। कितने उग्रवादी नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया वो हमारे लिए कोई काम का नहीं। दूसरा, जीरो टॉलरेंस आंतरिक, इंटरनल जो सिक्योरिटी है ना, इंटरनल थ्रेट, किसी भी राज्य में दो तरह के थ्रेट होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल थ्रेट में कम्युनल इश्यूज, सांप्रदायिक मुद्दे, ठीक है, लूटपाट, चोरी, डकैती, अपहरण, ये सब इंटरनल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट जो कर कहते हैं जियो पॉलिटिकल इश्यूज, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार से आतंकवाद आ रहा है, किसी देश के साथ वॉर जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट यानी सीमाओं के ऊपर विवाद हो जाए, ये सब एक्सटर्नल थ्रेट है। इंटरनल थ्रेट किसी भी देश के लिए जो अगर कहा जाए बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल थ्रेट जैसे सोचो तुम्हारे शरीर के अंदर कोई घाव हो जाए, जैसे अंग्रेजी भाषा में क्या होते हैं, शरीर के अंदर हो गया तो क्या बोलते हैं उसको, आइडियल केसेस में क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको इंटरनल। बोलते हैं अल्सर। बोलते हैं अल्सर, बाहर नहीं होगा, अल्सर कहाँ होगा,
जब वो घाव कहाँ चला जाए, अंदर, उसको रिकवर करना लंबी प्रक्रिया है, लेकिन बाहर फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसको रिकवर करना क्या है, बहुत आसान है। इसलिए याद रखिएगा, जब मुंह में छाला होता है ना, जब वो छाला ऊपर पतली परत में होता है सफेद, तब तक तकलीफ नहीं होता। जब वो अंदर चला जाता है तो उर्दू में एक शब्द यूज किया जाता है कि वो क्या बन गया, क्या बन गया, नासूर। नासूर बन गया। नासूर। उसको नासूर कहने लगते हैं। उसको रिकवर करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए तो आपको इंटरनल थ्रेट को, और इंटरनल थ्रेट में सबसे बड़े राजा आप हो बेटा, है ना। तुम व्हाट्सएप पे क्या मैसेज कर रहे हो सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, वो तुम तय करोगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि हम सुविधापूर्ण जीवन जी रहे हैं। अभी तुमने दुनिया में देखा नहीं कि क्या हो रहा है। तो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हमने। इंटरनल, मैंने इसलिए बता दिया, अब यहाँ एक स्टार बना के लिख लेना, व्हाट इज इंटरनल थ्रेट, व्हाट इज एक्सटर्नल थ्रेट। आंतरिक चुनौतियां, बाह्य चुनौती। तो इंटरनल थ्रेट के लिए हमने जीरो टॉलरेंस। अगर किसी के साथ कोई अपराध हुआ तो हम रैपिड। अब अगर कोई पुलिस का, सपोज कल को कोई बच्चा सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दे रहा है, तो वो पूछे कि भाई क्या करोगे, तो आप कहोगे भाई एक तो जो अगर कहा जाए कि निगरानी सिस्टम बहुत रैपिडली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो लॉ है उसका एनफोर्समेंट बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। और जो अगर कहा जाए विक्टिम है, उसके लिए हमको एक बकायदा सेपरेट प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। तो लिखा ना कि जैसे 2 माह की समय सीमा में चालान प्रस्तुत करने की व्यवस्था। ठीक है, देखो, आपने किसी थाने में, इसका नहीं है बता रहा हूं, जैसे कोई पुलिस वाला होगा इस क्लास में तो वो बता सकता है, थाने में आपने कोई अपराध दर्ज कर दिया, न्यायालय तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप उसकी केस डायरी लेकर न्यायालय के सामने, सब कहानी किसके ऊपर टिकी होती है, ठीक है। पुलिस वाला चालान कुछ पेश चिल्ला नहीं ले, होगा। कोर्ट में कह दे कि साहब मैंने तो इसको देखा था अपराध करते हुए, तो कोर्ट कहेगा तुमने अपनी पुलिस डायरी, जो केस डायरी जो होती है ना, पुलिस डायरी निकले, केस डायरी में तुमने लिखा, तुमने बताया, तुमने इसमें डिटेल डाली, तुमने क्यों नहीं डाली, तुम्हारी बात को कितना रिलेवेंट मानी। जो पुलिस वाला होगा कहेगा हाँ सर बिल्कुल यही समस्या है। ठीक है, तो वो अब बोलते नहीं हो तुम लोग, लेकिन रहती यही समस्या है सर। जी तो सर, जी सर। ठीक है, 2 माह का रियल समय। बात है सर। यहाँ बेटा क्या बोल रहे, यही समस्या रहती है। हाँ है ना। तो चालान जो है अगर कहा जाए तो चालान प्रस्तुत करने में व्यवस्था के अंतर्गत 2025 में द्वितीय स्थान। तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। हाँ, लेकिन कोई अगर, मैंने क्या बोला ना, आप पढ़ते समय इमेज करो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, कल को आप में से कोई पीएससी का इंटरव्यू दे रहा है, और सपोज वो पूछे आपसे कि भाई क्या करते हो, उन्होंने कहा साहब मैं कांस्टेबल हूँ अभी, या मैं सब इंस्पेक्टर हूँ अभी। वो पूछेगा क्या कर रहे हो, कि सर अभी तो बहुत हमने जो अगर कहा जाए व्यवस्थाओं को सुधारा। अब जैसे सर हमारे यहाँ जो चालान पेश करने की सीमा है उसको हमने 2 महीने कर दिया है, और काफी अच्छा परफॉर्म है। उसके कारण जो अगर कहा जाए लोगों को भटक नहीं पड़ रहा, रैपिड जो अगर कहा जाए न्याय मिल रहा है। जो प्रक्रिया सालों चलती थी उसमें कमी आ गई। मतलब आइडियल आंसर तो ऐसे दे ही सकते हो, उसमें कुछ है ही नहीं। जन सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द के लिए लाउड स्पीकर, हालांकि ये तो नाम के लिए लिखा हुआ है, बट जो है वो लाउड स्पीकर के लिए जो है वो एक जगह कहा जाए कि साउंड इंटेंसिटी जिसको अपन बोलते हैं डेसिमल तय कर रखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक्चुअल आपको याद होगा कि जब हमारे नए मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनका पहला डिसीजन ये लाउड स्पीकर ही था, यस याद सर। है? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोल रहे, मोहन यादव जी के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने पहला किसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करी थी, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर। अभी मैं महाराष्ट्र एक शादी में गया था नंदुरबार 10 दिन पहले। हमने तो कथा कही है, वहां तो कानून प्रॉपर लागू। जिस शादी में मैं शामिल हुआ तो मैंने कहा यार ये माइक लेके बजा रहे, डीजे वीजे वाला नहीं, के लिए साहब लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध। ठीक है, इससे ज्यादा लाउड स्पीकर नहीं बचा सकते, और इस 10 बजे के बाद नहीं बचा सकते, आ जाएंगे पुलिस वाले कार्रवाई कर जाते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ तो 2 बजे रात तक बजाओ। ठीक है, तो ये किन के लिए, अगर आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हो कि मध्य प्रदेश में अगर कहा जाए आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए, साइबर हेल्पलाइन शुरू की गई, रैपिड एक्शन शुरू किए गए। ठीक है, महिलाओं और बच्चों के लिए जैसे ऑपरेशन मुस्कान, महिला सुरक्षा प्रणाली, अभिमन्यु, मैं अभिमन्यु, याद है ना, रिपोर्टिंग प्रक्रिया शुरू करी थी ना, मैं अभिमन्यु हूँ। सुना है कि नहीं सुना जी ये? सर। यहाँ पर ये यस दिखाता सर। हूँ, जी अगर सर। कहा जाए ये, यहाँ पर मैं अभिमन्यु हूँ अभियान। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हाँ बेटा, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ वो चलाया गया था। हाँ वो वही दिखा रहा हूँ ना मैं, जिगर का ये लिखा हुआ है। तो मैं अभी, ये आपको एमपी पुलिस का ही है,
ठीक है, दतिया पुलिस की वेबसाइट है, क्या लिखा, मैं अभिमन्यु अभियान के तहत दतिया पुलिस के द्वारा महिलाओं और बच्चों को किया जागरूक। तो मध्य प्रदेश पुलिस सुरक्षा शाखा द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों और घरेलू हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य विशेष जागरूकता अभियान मैं हूं अभिमन्यु दिनांक डैश 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 से संचालित हो रहा है। बाकी और जो हमारे काम करें, यानी हमें ये बात तो कम से कम एक इनडायरेक्टली समझ पड़ी कि ऑपरेशन मुस्कान, महिला सुरक्षा फीडबैक सिस्टम, अभिमन्यु जागरूकता अभियान का संबंध आंतरिक सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था आदि से जो अगर कहा जाए यहाँ पर है। ये एक बेसिक अगर कहा जाए, 14 अगस्त 2025 को ये भी विवादों में रही लेकिन है ठीक ठाक। एक्चुअल पहले क्या था कि हमारे पास डायल 100 सुविधा थी, ये भी समझ लीजिए। तो डायल 100 सुविधा में एक जो चैलेंज था कि अगर कहीं कोई अपराध घटा, आपने शिकायत करी, तो पुलिस वहां पहुंचेगी, लेकिन उसके बाद पुलिस क्या करती है, वेट करती है। और वेट करने के बाद एक टाइम बाउंडेड पीरियड के बाद आती है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आपको याद है हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा ब्रूटल केस कहाँ का था, जिसने जो है वो महिला सुरक्षा के लिए नए मुद्दे खड़े किए, बताओ। दिल्ली का निर्भया निर्भया दिल्ली। निर्भया तो कांड। उसको आपको याद है उसकी पूरी स्टोरी। उसमें सबसे पहले क्या मतलब वो केस क्यों बिगड़ा, जहां वो अपराध करके वो बच्ची को और वो लड़के को उन्होंने छोड़ा। सबसे पहले तो हाईवे वैन पहुंची वहां पर, जो हाईवे पेट्रोलिंग वैन थी वो पहुंची, उसने फिर पुलिस को रिपोर्ट किया, फिर पुलिस वैन पहुंची, फिर उसने एम्बुलेंस को रिपोर्ट किया, फिर एम्बुलेंस आई और फिर वो प्रक्रिया पूरी। उस टाइम उस बच्ची की साथ जो ब्लीडिंग हो रही होगी वो ज्यादा हो गई। मतलब ये चीज अगर आप एक सेपरेट एक मॉनिटरिंग में डाल देते, हाईवे की जो गाड़ी थी या व्हीकल जो भी था, मैंने तो उसको ऐसे नहीं पढ़ा, मैंने एक वो दिल्ली क्राइम करके वेब सीरीज देखी, वो वेब सीरीज टूर इवेंट इवेंट पे बनी। फिर मैंने उसकी एक रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने देखा कि यार ये तो कमियां है। तो अभी तक क्या था कि जैसे डायल 100 थी, अगर आप पुरानी वाली डायल 100 वाली वो स्कॉर्पियो देखो, वो देखोगे सफारी, तो आपको समझ पड़ेगा कि उनमें कोई स्ट्रेचर या कुछ नहीं। लेकिन नई डायल 100 के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर, एक स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, अन्य फर्स्ट एड सुविधाएं हैं कि मान के चलो उनको पता चलता है पुलिस को कि फलानी जगह अपराध हो गया, किसी महिला के साथ कोई जो घटना घट गई, तो वो तुरंत जब गाड़ी पहुंचेगी तो विद इन ए सेकेंड वहां से उसको गाड़ी में डालेंगे और उसके बाद जो अगर कहा जाए संबंधित हॉस्पिटल या नियरेस्ट जो भी जगह वहां पहुंचाएंगे। इस प्रकार ये डायल 112 जो अगर कहा जाए इंटीग्रेटेड सिस्टम और ज्यादा बेहतर है, इसमें ऑलमोस्ट सब चीजें इंटीग्रेटेड हो गई। अब आपको अगर आग लग रही है तो, आपको हेल्थ सेवा चाहिए तो, महिला हेल्पलाइन चाहिए तो, साइबर अपराध चाहिए तो, डिजास्टर मैनेजमेंट चाहिए तो, सबके लिए डायल 112 को आप जो है वो कर सकते हो। और वो जो गाड़ियां हैं, आप कभी ध्यान से उनके पास जाके रुक के देखिएगा, उनसे बात करिएगा कि भैया ये जो मध्य प्रदेश की जो डायल 112 की स्कॉर्पियो में क्या क्या सुविधा है। तो उसमें सब चीजें जो अगर कहा जाए डायल 112 के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर अपन ने गलती एक्चुअली एमपी नहीं लिखा, अगर एमपी लिखते तो यहाँ पर, तो ये इंटीग्रेटेड, ये लिखा ERSS, इंटीग्रेटेड आपातकालीन प्रक्रिया सहायता प्रणाली है। इसमें पुलिस, एम्बुलेंस, ये सब पे जो अगर कहा जाए कि आपको दिया हुआ है। इस गाड़ी लोग बाग इसमें भी कह रहे थे कि गाड़ी बहुत महंगी खरीदी, 1 आध करोड़ रुपए की गाड़ी, इसमें बहुत सारी चीजें डाली उन्होंने। हालांकि करप्शन तो सब जगह रहता है, लेकिन उन्होंने जो अगर कहा जाए कि सब चीजें इसके अंतर्गत डाली, तो अभी सरकार ने ये नया इनिशिएटिव लाई है। ये करंट अफेयर्स का दूसरा क्वेश्चन हो गया कि जन सुरक्षा के लिए अब डायल 112 एकल है, मतलब अब आपको अलग अलग नंबर, पहले क्या होता था याद करो, पहले आपातकाल के लिए 112, एम्बुलेंस के लिए 108, अग्निशमन के लिए 101, महिला हेल्पलाइन के लिए 1090, साइबर क्राइम के लिए यहाँ पर ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार MPPSC में हर एक बच्चे को ई गवर्नेंस का टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर अब हम इनको याद रख पाते थे क्या, क्या बेटा? अरे यार, एक तो तुम माइक चालू करके बात करने लगते हो तो समझ ही नहीं आता कि मेरे से बोल रहे हो किससे। इन सबको तुम याद कर सकते हो क्या? गर्ल्स को जैसे याद होगा ना, महिला हेल्पलाइन 1090 याद होगा, है बेटा? जी है ना? सर। अब साइबर साइबर क्राइम के लिए सबको याद है ना, 1930 अभी भी है देश में, भारत में नेशनल साइबर क्राइम के लिए 10। अब तुम किससे कोऑर्डिनेट कर सकते हो सीधे वहां तक जाने के लिए? 112 से। 112 से। ये करंट अफेयर्स का हो गया 11 अगस्त 2025 का। ये आज के करंट अफेयर्स का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अभी जो अगर कहा जाए इसी साल 2025 में, याद करो, कोई आप थोड़े बहुत बड़े शहर से होंगे, 15 अगस्त पे गाड़ियों की रैली निकाली थी सरकार ने, हर शहर में खूब घूमी ये गाड़ियां, दिन भर घूमी, अगर कहा जाए एक के पीछे एक, तो मतलब 50-50 गाड़ियां इधर से उधर चक्कर लगा रही कि लोगों को कम से कम पता चल जाए कि 112 सर्विस शुरू हुई।
है तुम्हारा कोई कोई ऐसे शहर का जिसने कहा हाँ सर हमने देखी, हमारे शहर में खूब घूमी? या वो 15 अगस्त के दिन घुमाई थी उन्होंने गाड़ियां? सर जिला ग्वालियर में पुलिस की रैली 2 से 4 दिन निकाली गई थी इसी को हाँ, क्यों अवेयर क्यों करने के निकाली लिए। गई समझ गए? क्यों कि कम से कम आपको क्या याद हो जाए? डायल वन। 112। लेकिन 1-1। लेकिन फिर भी नहीं, क्या करो। मेरे ही एक परिचित से जुड़ा हुआ केस था, तो मुझसे पूछा कि यार ये नंबर नहीं लग रहा। मैंने कहा यार ये प्रणाली ही बदल गई। अब तो 112 को कॉल करो, सब चीजें उसी के ऊपर है। वो एक्सटेंशन लाइन दे देते हैं, सब कर देते हैं। तो अभी हमने ये हो गया कि 14 अगस्त, ये एक क्वेश्चन हो गया, 14 अगस्त 2025 से डायल 112 प्रणाली मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मोस्ट आईएमपी ये लिखा, 11 अगस्त की प्रेस रिलीज है कि हम एक प्रणाली ला रहे हैं और ये प्रणाली बकायदा जो है वो काम करेगी। तो 14 अगस्त से हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, सब कुछ इसके अंदर है। तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पर। फिर वापस चले जाए, मेरे सरकार अब आ गए 2026 पे। मेरी सरकार जो अगर कहा आ जाए, समृद्ध किसान समृद्ध जो है वो प्रदेश समावेशी थीम पर किसान कल्याण वर्ष, ये हो गया, ये तो एक हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ? ये 2026 को जो अगर कहा आ जाए किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया, लेकिन इसका शुभारंभ कब से हुआ? 1 जनवरी 2026। एक जो अगर कहा जाए फरवरी 2026, ऐसे कुछ पूछेगा तो 11 जनवरी याद करो क्या बताया था, क्या लेकर पहुंचे थे भोपाल में जो अगर कहा जाए? 1101 ट्रैक्टर 1101 सर। ट्रैक्टर सर। हाँ, तो कहानी सुनाई थी ना कि ट्रैक्टर किसको मैसेज दे रहे थे? ये भी पूछा था प्रश्न तुमसे क्लास में। समृद्ध किसान को ये सर। समृद्धि समृद्ध ट्रैक्टर किसान। समृद्धि का प्रतीक होते हैं कि गांव में किसी के पास ट्रैक्टर है तो हमको लगता है कि यार अच्छा किसान है, मतलब जैसे मैं ये भी गांव गया था, तो मेरे एक भाई साहब 2 मिनट के लिए रुक गए, "अरे यार भैया कब आए?" अब वो 855 स्वराज 855 लेकर रुके हुए थे। तो मैं सोच रहा था यार क्या पैसा कमा रहे हैं लोग, बताओ 855 ट्रैक्टर मेंटेन कर रहे हैं। मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने उससे थोड़ी बोला क्या तुमने 855 ट्रैक्टर ले लिया है जगह का है। पर अपने को देख के लगता है कि यहाँ पर वो अपने को कैसे देखेगा? उन्होंने कहा अच्छा तुमने लैंड रेंज रोवर ले ली, तुमने अगर कहा जाए मर्सिडीज ले ली, वो हमको ऐसे देखेगा अगर हम लेंगे, और हम उसको ऐसे देख रहे हैं। तो 11 जनवरी को भोपाल में इसका कार्यक्रम हुआ था बकायदा, और वहां से ये शुरू हुआ। मेरी सरकार किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले, जिनको अपन HYV सीड बोलते हैं, सबको मालूम है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत इन उच्च उत्पादकता वाले हाइब्रिड सीडों से ही हुई। यहाँ पर हाईली हिट आधुनिक डिजिटल कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने, जैसे ड्रोन के माध्यम से सिंचाई करना, प्राकृतिक और जैविक खादों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। ये सब स्टार्टअप्स वगैरह भी हमारे काम के लिए। दूसरा, फिर अगला क्वेश्चन हो गया, इसी क्रम में 22 जनवरी 2026 को संबंधित विभागों के किसान संगठन डैश 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 जो अगर कहा जाए जो अगर कहा जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये क्वेश्चन अगर कोई आड़ा टेढ़ा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये कहाँ आएगा? वो एक एग्जाम निकला है ना अभी एग्रीकल्चर वाला, क्या नाम है उसका, असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसा कुछ हाँ सर, वेलफेयर किसान वेलफेयर उसी का निकला है। है ना, निकला है ना कुछ, उसमें ये डायरेक्टर क्वेश्चन का आप निकला देखना है। जब वो एग्जाम हो जाएगा ना, आप देखना ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अगर कहा जाए कि कब आयोजित हुई। हमारे लिए काम का नहीं है लेकिन उनके लिए तो काम का है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित करी बकायदा। किसानों को उर्वरक जो अगर कहा जाए के लिए हमने ई विकास यानी वितरण और कृषि जो जहाँ पर, तो अभी आपसे पूछ ले कि ये सब आपके गुड गवर्नेंस ई गवर्नेंस, जैसे जो बच्चा पढ़ रहा है ना, आपको मैं ये बोलता हूँ ना कि डायरेक्ट अगर देखोगे तो 5 क्वेश्चन, इनडायरेक्ट देखोगे तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन की वेटेज होती है इन टॉपिक्स की, क्योंकि ये लिंक होते हैं। जैसे अपने को दिख रहा है ई विकास, ई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो वितरण और कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान लागू किया गया इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से, ई टोकन द्वारा उर्वरक। अब आपको गांव में भी मालूम होगा, जैसे पहले क्या होता था कि वो मंडी पे जाते ट्राली लगा दी, लड़ रहे हैं आपस में, मेरी पहले तो लेगी मेरी बाद में। अब उन्होंने कर दिया कि भैया पहले आपको OTP जनरेट होगा, मैसेज आता है कि फलाने दिन आया ना फलानी मंडी। अब इसमें भी लागू कर दिया है, आपको सबको ये मालूम ही होगा कि अब उर्वरक भी ई टोकन से आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, और आपका खेती का जितना रकबा उसी के अनुरूप आपको उर्वरक दे रहा है, उससे ज्यादा दे भी नहीं रहे। जो किसानी से जुड़ा होगा उसको तो मालूम ही होगा कि हाँ सर ये चीज आ गई है, मतलब आपको पर एकड़ कितना मिलेगा वो तय कर दिया। तो ये हमने जगह कहा आ जाए ये कि, तो ई विकास के तहत ये हम चाहते हैं। एक पर दो दो पैकेट DAP और हाँ 2 पैकेट मतलब वो यूरिया मिल रहा अलग है। अलग, वो तो खैर अब अपने लिए काम का है नहीं कि पर एकड़ किसान को कितना खाद देंगे क्या देंगे, वो हमारे काम का। हाँ लेकिन मेरी सरकार ने अगला
जगह कहा जाए विकासखंड, अभी आपसे पूछे मृदा परीक्षण के लिए विकासखंड स्तर पर कितनी प्रयोगशालाएं संचालित स्थापना जगह कहा जाए की गई, 263। अब ये क्वेश्चन भी गलत होगा, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में बिना पढ़े देखेंगे तो हम तो आंख बंद करके क्या ऑप्शन मारेंगे, क्या ऑप्शन मारेंगे, 313। 313, 313। क्योंकि हमारा दिमाग चलेगा कि 313 विकासखंड है, तो 313 विकासखंड में हुई होगी। ठीक है, तो उस नजरिए से जो अगर कहा जाए कि ये याद रखना, मेनली जो ट्राइबल ब्लॉक होते हैं ना, वहां पर एग्रीकल्चर फैसिलिटी ज्यादा डेवलप नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर जो अगर कहा जाए बड़े पैमाने पर नहीं, तो उनको थोड़ा सा छोड़ दो, अगर बाकी को ले लो। मेरी सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में नेशनल मिशन और नेचुरल जो अगर कहा जाए नेचुरल फार्मिंग को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया वर्ष 2025-26 में डेस 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 इतने। ये मैं जब आपको ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा कि हमने जो अगर कहा जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या क्या कदम उठाए, कैसे हम जो अगर कहा जाए और जो अगर कहा जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे जो बढ़ा रहे हैं उसके लिए क्या जो अगर कहा जाए कदम उठाए। फिर अगला जो है वो किसानों के भुगतान के लिए, ये तो आपको मालूम है कि भावांतर भुगतान योजना हमने जो अगर कहा जाए सोयाबीन से शुरू करी। कितने लाख पंजीकरण किए गए ये नहीं, 2025-26 में मध्य प्रदेश में किस फसल के लिए भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई, पहला क्वेश्चन। चूंकि सोयाबीन से शुरू की गई तो आपको सबको रटा होना चाहिए कि सोयाबीन खरीफ और रबी में से कौन सी फसल है, कौन सी फसल है, खरीफ। खरीफ, खरीफ। क्योंकि बारिश में लगती है तो खरीफ की फसल है। ठीक है, अभी तो कटाई जो अभी हम बात कर रहे हैं आज फरवरी में, अभी तो रबी की फसल के सीजन चल रहे हैं, कटने वाली रबी की फसल। इस बार थोड़ा मौसम बिगड़ गया, फसलें लेट हो गई, आपको शायद मालूम होगा, अभी फसल जो है वो लेट हो चुकी है। सर, फिर मेरी मध्य प्रदेश सरकार ने, सोयाबीन उत्पादन में दूसरे स्थान पे पहुंच वो गया है। बेटा अपन यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, वो अपन पढ़ेंगे जब अपन इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि वो क्लैश हो जाए ना, वो अपन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे टॉप 3 रैंकिंग। यहाँ पढ़ेंगे तो अगर कहा जाए कि यहाँ तो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि भावांतर, वो मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें पढ़ाऊंगा। तो मेरी सरकार ने खरीफ रबी की उपार्जन को भी प्राथमिकता दी, ये जितना जो है वो अगर कहा जाए ये सब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक ये हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या। हाँ, हालांकि जो अगर कहा जाए कि अगर आप किसी ऐसे एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, तब आपको ये पता होना चाहिए, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में भी आएगा कि जैसे मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के अंदर धान का उत्पादन 6 लाख जो अगर कहा जाए 69,000 कृषकों को 2300 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है, उसमें आएगा, आपको नहीं आएगा। ठीक है, जैसे श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत कितने जिले जो अगर कहा जाए में उपार्जन हो रहा है, तो 16 जिलों में, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, कितने जिलों में कोदो कुटकी का उपार्जन हो रहा है, तो वो 16 जिलों में जो अगर कहा जाए हम उपार्जन कर रहे हैं। बाकी जो अगर कहा जाए कि ये वो बच्चे जो कोई एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम का इंटरव्यू दे रहे हैं कि क्या कर रहे हो, तो आप नरवाई प्रबंधन, नरवाई समझते हो ना, खेतों में पहले क्या होता था, नरवाई जला देते थे, अब सरकार कह रही है कि नरवाई जलाओ मत। नरवाई तो समझते हो ना, फसल काटने के बाद जो उसका अंश बच जाता है उसको, तो सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम करता है नरवाई, सबसे ज्यादा गेहूं की फसल में, सबसे ज्यादा यहाँ पर। तो कृषि अनुसंधान संस्थान, सैटेलाइट, ई नाम, ये सब ई गवर्नेंस में एग्रीकल्चर सेक्टर के इनिशिएटिव है। ई नाम हमारे यहाँ चल रहा है, एग्री स्टेक हमारे यहाँ चल रहा है, एमपी किसान मोबाइल ऐप हमारे यहाँ चल रही। जब मैं आपको मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा इस साल का, उसमें ये एक क्रमबद्ध लाइन में लिखे होंगे, ई नाम, एग्री स्टेक, एमपी किसान मोबाइल ऐप, ये सब डिजिटल नवाचार उसमें आपको मिलेंगे, सब उसके अंदर जो है अगर कहा जाए मिलेंगे यहाँ पर, है ना। फिर हर्टिकल्चर को बता रहा है वो कि हर्टिकल्चर में भी हमने जो अगर कहा जाए ये जैसे अब ये सब इकोनॉमिक सर्वे में भी आए, तो अपन यहाँ पे ज्यादा ना जाए, जो चीज इकोनॉमिक सर्वे में आपको झलकेगी नहीं ज्यादा वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक, जैसे 27,29,29 से 28,42,000 आपका हर्टिकल्चर एरिया हो गया, यानी उद्यानिकी का। इससे सिद्ध है कि किसान उद्यानिकी फसलें, उद्यानिकी फसलें क्या होता है, सब्जी होती है, फल होते हैं, फूल होते हैं, ये सब उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत आती है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में संतरा है, केला है, आम है, ठीक है, या अगर कहा जाए फूलों में बात करें तो गेंदे का फूल है, ठीक है, या अगर कहा जाए और भी सब्जियों में बात करें तो ढेरों सब्जियां हैं, जैसे प्याज है, आलू है, ये सब जो अगर कहा जाए आपकी हर्टिकल्चर क्रॉप्स की डेफिनेशन में आती है। अब किसान हर्टिकल्चर क्रॉप का रकबा बढ़ रहा है, मतलब उसका इंटरेस्ट जो है वो हर्टिकल्चर क्रॉप पे बढ़ रहा है यहाँ पर। तो जो अगर कहा जाए कि ये गुलाब वाला हमारे कोई काम का नहीं है, ये सब हमारे कोई काम का नहीं है,
यानी इसमें से कुछ भी आपको जो है वो ये फिगर आपको नहीं पढ़ना। फिगर जगह कहा जाए हमारे काम का जो है वो नहीं है, क्योंकि ये फिगर तो क्या होता है कि सरकार के अचीवमेंट को बताते हैं। ये फिगर हम पढ़ेंगे जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, तब हम उस फिगर को पढ़ेंगे कि उसमें से हमारे कोई काम का है क्या, नहीं। हमारे काम का तब होगा। हाँ, इंटीग्रेटेड जो है वो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन यानी एकीकृत बागवानी विकास मिशन हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना हमारे यहाँ चल रही है। आपको मालूम होगा कि अगर किसान परंपरागत खेती को के साथ अपने खेत के एक हिस्से में मसाला फसल में भी बीज वाली मसाला फसल और बिना बीज वाली मसाला फसल की खेती करता है, तो उसको मसाला फसल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत हम 50% तक, जो कि क्राइटेरिया है, उसमें भी ऐसा नहीं कि 50% करोड़ रुपए में आ जाए, नहीं, हम उसको अनुदान भी देते हैं। जैसे खरगोन के किसान सबसे ज्यादा क्या करते होंगे, क्या कौन से मसाला फसल लगाते होंगे? मिर्ची सर। मिर्ची, है ना। तो मिर्ची लगाते होंगे, तो मसाला जगह कहा जाए यानी फसल क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ वो लोग लेते होंगे, ऐसे। तो ये है। बाकी जो अगर कहा जाए, फिर हम आ गए पशुपालन पे। तो हाल में आपको ये, एक तो ये हो गया, अगर मान के चलो मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, अभी हम दुग्ध उत्पादन में कौन से नंबर पे हैं भारत में, कौन से नंबर पे हैं? तीसरे से तीसरे थर्ड। तीसरे नंबर पे है ना। अभी हम उसको तीसरे से पहले पे लाना चाहते हैं, पर तीसरे पे ही है। पिछली बार भी तीसरे पर थे, अभी भी तीसरे पर थे। तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, हिरण्य गर्भ अभियान, ठीक है, क्षीर धारा ग्राम योजना, स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास, इनमें से कौन सी योजना मध्य प्रदेश में पशुपालन डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है? उपरोक्त सभी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, हिरण्य गर्भ जो अगर कहा जाए अभियान, क्षीर धारा जो अगर कहा जाए क्षीर दूध के लिए इस्तेमाल होता है, ग्राम योजना, स्वावलंबी गौशाला योजना, या हाँ, अभी हम इनके बारे में, लेकिन अब आपका होमवर्क है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप कम से कम इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना और मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, दो योजनाओं को आपको पता होना चाहिए, बाकी भले ही मत याद करो, दो योजनाएं आपको जो है वो पता होना चाहिए। ये लिखा हुआ है कि हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई, ये एक प्रमुख पशुपालन और डेयरी विकास योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, डैश डैश लिखा है। इस योजना के तहत पशुपालक को 25 दुधारू पशुओं, गाय या भैंसे की डेयरी इकाई, ये करंट अफेयर्स में पढ़ा दिया मैंने तुमको, मुझे याद आया, मैंने पढ़ा दिया तुमको ये पूरा योजना के बारे में, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हाँ जी सर। सर। है ना, जी पढ़ाया। सर। पढ़ा है। हाँ, पढ़ाया पूरा, इसके क्राइटेरिया भी पढ़ाया कि सामान्य वर्ग को कितनी सब्सिडी मिलेगी, किसको। हालांकि जब अपन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसके अंदर तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा मिलेगा, इसमें भी टेंशन मत लेना कि यार जो अगर कहा जाए अभी नोट कर लूं, मत करो। अपन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे उसमें तो डिस्क्रिप्शन विद डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में ये कि हाँ भाई, ये मध्य प्रदेश मूल्यवासियों के लिए एक यूनिट के लिए 25 पशु अगर कहा जाए, अगर आपके पास है तो आपको फंड हम करेंगे। सामान्य ओबीसी के लिए 25%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35%, या जो भी उसमें और वहां के प्रावधान हम देखेंगे। ये सब अभी नए इनिशिएटिव है, इसलिए ये है। तो डॉक्टर, ये एमपी गवर्नमेंट का ओरिजिनल प्रेस रिलीज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के लिए करें आवेदन। हमारे लिए ये लाइन काम की है, हितग्राही के द्वारा प्रति इकाई 25 दुधारू पशु के हिसाब से 5 इकाई, अर्थात जो अगर कहा जाए कि 200 दुधारू पशुओं के लिए जो अगर कहा जाए कि वैसे 5 है कि 8 था इसमें, ठीक है, अब वो देख लेंगे अपन, पहले 8 था सर। है ना, 8 ही पढ़ा था अपन ने जो अगर कहा जाए, ठीक है। वो शुरू करेंगे। बेटा माइक बंद कर लो, पता नहीं, दिलीप तुम्हारा माइक बंद कर लो यार, ठीक है, यहाँ पर बोर तो नहीं हो गए? तो ये तो एक तो क्या होता है ना, बोलते ही जाना है इसमें, नहीं सर नहीं। सर लेकिन बोर नहीं हुए? प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें अपन और कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 25, एक इकाई 25 की हो गई तो 8 इकाई हो गई 200 की, 25 के हिसाब से 200 दुधारू पशुओं के लिए, यानी ये लाइन मैंने इसलिए बता दी भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इसको उन्होंने इंडिकेट किया राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में। तो अब हमको ये बात अच्छे से समझ पड़ी, ये हमने शुरू करी। इसके अलावा जो अगर कहा जाए कि हमने गर्भाधान के लिए कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स जो अगर कहा जाए सार्टे सीमेन, यानी इस व्यवस्था के तहत हम
नर या मादा, मोस्टली हम मादा पशुओं के लिए अलग से, यानी उसकी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी तकनीक है जिसमें हम क्रोमोसोम्स में बदलाव करके, यानी अगर कहा आ जाए पेयर में बदलाव करके मादा ही पशु, क्योंकि आजकल गांव में आपको मालूम है किसान नहीं चाहता कि नर पशु हो, मालूम है ना। जैसे आपके यहाँ बछड़ा हो गया तो उसके कोई काम का है क्या वो, क्या उसको खेतों में कोई नो आवश्यकता पड़ेगी बैल या बछड़े या सांड की, पड़ेगी नो नहीं। नो लेकिन सर। बछिया हो गई, बछिया जो अगर कहा जाए तो बछिया हो गई, तो जो अगर कहा आ जाए आप इसको, ये हम तकनीक हम भी यूज करते हैं। अभी हमारी गाय अभी जनने वाली है मार्च में, तो जो अगर कहा जाए मैं ये तकनीक तो आप जनेगी तो आपको फोटो भी भेजेंगे, बताएंगे। आईवीएफ का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और भी पैटर्न है, ईटीटी, आईवीएफ, आईयूआई, ये सब तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो अभी अपने काम का नहीं है इतना। स्वावलंबी गौशाला के माध्यम से प्रदेश के लगभग 5,000 गोवंशीय पशुओं का पालन कर जैविक खाद यानी पंचगव्य, अब हमको याद हो गया। जल्दी से कोई बोल के बताओ पंचगव्य के 5 हिस्से। दूध, दही, घी, दू- शहद, शक्कर। ठीक है, दूध, जगर कहा जाए पंचगव्य बनाते, पंचामृत नहीं, पंचगव्य जगर कहा जाए। पंचगव्य ये फसलों में भी यूज किया जाता है। ठीक है, और जगर कहा आ जाए कि खाद के रूप में यूज होता है। ठीक है, सबसे अच्छी जैविक खाद है ये। दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र का एक पवित्र औषधीय मिश्रण, आयुर्वेद में इसे पंचगव्य के नाम से जो है वो ज्यादा जाना जाता है। और भी बहुत सारी जो अगर कहा जाए ये आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, भारत सरकार इसके ऊपर खुद ही जो है वो काम कर रही है। आप वहां से पंचगव्य के बारे में और भी पढ़ सकते हैं, बाकी तो इतना ही हमारे लिए काम का है पंचगव्य, और हमको जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी इस लाइन में उन्होंने क्या लिखा, यानी पंचगव्य से नीचे का जितना भी हिस्सा है आखिरी तक, उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो अगर कहा जाए क्या क्या कदम जो है वो उठाए। जैसे नीचे लिखा हुआ है कि पंचगव्य के नीचे हम जाए, ध्यान समझना। जैविक खाद एक वर्ड हो गया, पंचगव्य को हम जैविक खाद के रूप में उपयोग करेंगे, दूसरा हो गया। बायोगैस उत्पादन, जब बायोगैस उत्पादन करेंगे तो उससे निकलने वाले गोबर को हम जैविक खाद के रूप में उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। जी करेंगे। सर। देखा होगा ना, करेंगे मीथेन सर। बनाते हैं बायोगैस प्लांट में तो खेत में डाल देते हैं बचा हुआ जो। साथ ही जो गोबर मलमूत्र से जैविक खाद, बर्मी कंपोस्ट को हम मालूम है केंचुए से बनने वाली खाद को हम बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। प्रोम, प्रोम इस समय जो अगर कहा जाए कि ये वो कंप्यूटर वाला प्रोम मत समझ लेना। एग्जैक्टली सरकार अभी फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर के ऊपर बहुत काम कर रही है। ठीक है, फॉस्फेट आपको मालूम है, फॉस्फेट अभी आपके पास फॉस्फेट किस रूप में ज्यादा संरक्षित है इस समय। रॉक फॉस्फेट सर। आपके पास सर बोन्स बॉन्ड में। में सर, बॉन्ड, बॉन में। हड्डी। तो हड्डियों के चूरे को हम फॉस्फेट वाले खाद के रूप में अगर हम यूज करें, P2O5, ठीक है, कौन सा, P2O5। तो प्रोम वो फॉस्फेट वाला खाद है, नहीं तो तुम पता चले कि वो प्रोग्रामेबल रीडेबल जो वो मेमोरी पे चले जाओ, प्रोम, ई प्रोम जो अगर कहा जाए, प्रोम, इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा एग्रीकल्चर, तब वो आएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, मैन्योर मतलब होता है खाद, इन इको फ्रेंडली स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। ठीक है, को हाई ग्रेड रॉक फॉस्फेट ऑर्गेनिक मैटर लाइक काउ डैग डैश डैश वर्मी कंपोस्ट डैश डैश डैश, ये सब मिला मिलू के इसको तैयार करते हैं ज्यादातर। ये फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें ये लिखा हुआ है फॉस्फेट, जो फॉस्फेट फसल को चाहिए, P2O5 का उपयोग हम बहुत करते हैं। ये हो गया फॉस्फेट की तरह ही FOYM का भी। FOYM क्या होता है, ठीक है, FOYM क्या होता है, हम्म, नहीं ठीक पता। है, फॉर्म लिखे आना तुम लोग तो फिर जगह कहा जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा टेक्निकली अगर कहा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये सब रिपोर्ट्स होती है मध्य प्रदेश सरकार की एक जगह का, इस डिपार्टमेंट ऑफ MP गवर्नमेंट का ही जो अगर कहा आ जाए, ये योजनाएं चल रही हैं, इसी के अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर जो है वो सब कुछ आपको मिल जाता है। कुछ नहीं, ये टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स पे जाओगे, ठीक है, ऑर्गेनिक मनूर पे जाओगे तो उसके अंदर भी आपको ये सब चीजें जो है वो लिखी हुई मिल जाएंगी, कुछ और नहीं। ठीक है, एग्रीकल्चर द कल्टीवेशन क्रॉप लाइफ स्टॉक प्लांट प्रोडक्शन फाइबर डस डस डस, लाइक जो अगर कहा जाए ये यहाँ पर, तो इसके तहत ये हम सुविधाएं कर रहे हैं। तो हमारे लिए इतना तो काम करें, हमको केवल ये याद रखना है कि हाँ, अब कोई बच्चा मध्य प्रदेश में जैविक कृषि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पहला कि हम पंचगव्य को बढ़ावा दे रहे हैं, बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं,
ठीक है, वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, फॉस्फेट बेस्ड जो ऑर्गेनिक मनूर को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब ये सब जगह कहा जाए आंसर्स में हम लगा सकते हैं। मेरी सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के तहत पशुपालन विभाग की 27, ये क्वेश्चन याद रखना, आजकल एक ऐसा आड़ा क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। वो पूछता है कि अभी पशुपालन क्यों याद है, मुझे याद है कि आपको याद होगा कि एक डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का एक क्वेश्चन आया था कि वो श्रम विभाग कितनी योजनाएं संचालित करता है, ऐसा कोई क्वेश्चन मेंस में भी आया था, प्री में भी आया, याद है किसी को? पूरा उसने प्रश्न ही पूछ लिया था। तो पशुपालन विभाग 27 प्रमुख गतिविधियां चिन्हित की गई। तो हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग में कितनी गतिविधियां चल रही, ठीक है, ये गतिविधियां हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वो हमको फिर से नहीं पढ़ना है। नस्ल सुधार रहे हैं हम, ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दुग्ध सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं, पशु बीमा कर रहे हैं, और भी जगह कहा जाए ये सब काम हम कर रहे हैं, वो अभी हम इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो है वो करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मिल्क प्रोडक्शन में एमपी को कहाँ लाना है, इंडिया में अगर कहा जाए नंबर 1, जो अभी हम नंबर 3 पर है। याद है मुझे कि हमारे मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हम शराब के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे जब हम दूध उत्पादन में प्रथम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आय बढ़ जाएगी। अभी हमारी आय में जो अभी याद है, शायद तुम लोगों ने तो सुना नहीं होगा, एक बार एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि अगर हमको दूध में नंबर बनाना है, दूध में नंबर बना जाएंगे तो हम इसको धीरे से गुजरात जैसा मॉडल इस्तेमाल करेंगे। अब कब आएंगे वो देखने वाली बात है। फिर आ गया मत्स्यन। मत्स्यन में अभी ये फिगर है, ये इकोनॉमिक सर्वे में बात करेंगे। तो मत्स्यन में जो अगर कहा जाए यहाँ पर, हाँ, मध्य प्रदेश का जो अगर कहा जाए कितना प्रतिशत जल क्षेत्र मत्स्यन में, इससे सिद्ध है कि पहले आप मत्स्यन के लिए तालाबों को जो अगर कहा जाए यूज कर रहे थे, अब आप मत्स्यन के लिए किसका भी इस्तेमाल करने लगे, जो अगर कहा जाए नदियों का। ठीक है, ये आपको याद होगा कि हम जो है वो नदियों का जो है वो कहा जाए कि यार, तो पहले तो उस समय में क्या होता था, देखो मछली पालन के लिए सबसे पहले हमने तालाब बनाए कृत्रिम, फिर कृत्रिम तालाब को हमने कमरे में कन्वर्ट करा, उसको बोलते थे बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक समझते हो, बीएफटी टेक्नोलॉजी, यस सर। ठीक है, जी वो बायोफ्लॉक बनाए हमने। ठीक है, फिर हमको लगा कि अब तो हम नदी में ही चले जाएं। अगर आप यहां पर देखो, बायोफ्लॉक, उनको बायोफ्लॉक बोलते हैं फिश फार्मिंग में, ऐसे छोटे छोटे ये कुंड जैसे होते हैं, इनको बायोफ्लॉक बोलते हैं। ये हमारे यहाँ भी बन रहे हैं, आपको इकोनॉमिक्स, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाया था मैंने, बायोफ्लॉक पढ़ाया था, जी जी सर। सर। ठीक है, इस बार भी है। अब उन्होंने कहा कि नहीं भैया हम तो नदियां भी यूज करेंगे। ठीक है, एक सर्टेन टाइम पे प्रतिबंध रहता है, वो अभी हमारे काम का नहीं है। तो जल क्षेत्र का मध्य प्रदेश में कुल जल क्षेत्र का 99% भाग मत्स्य पालन के लिए प्रयोग में लाया। अच्छा क्वेश्चन है, कितना परसेंट ये बना, ये तो मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाऊंगा कि मत्स्य बीज में उत्पादन कितना हुआ, पालकों को क्या लाभ हुआ, ये सब हम यहाँ से वहां पर पढ़ेंगे। हाँ, अभी हमारे लिए एक यूनिक क्वेश्चन क्या मिल गया, ये कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अंतर्देशीय 2 तरह का होगा। एक होगा जो अगर कहा जाए कोस्टल स्टेट्स हैं, उसमें हम नहीं आते। कोस्टल स्टेट जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, वहां नहीं आते। वहां की जो मछलियां होती हैं वो खारे पानी की होती हैं, हमारे यहाँ मीठे पानी की मछलियां पाई जाती हैं। में मत्स्य पालन में प्रदेश देश में प्रथम, ये क्वेश्चन मोस्ट से मोस्ट आईएमपी है, और अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो गलत ही करेगा। एक सेकंड रुकना बेटा, बस गर्मी आ गई। रफ्तार और बढ़ा दूं क्या, थोड़ा थोड़ा करके, कि ऐसे ही चलने दूं? नहीं सर। बढ़ा दीजिए सर। थोड़ी सी बढ़ा दूं, अगर जी 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 जी, जिक्र कहा जाए क्योंकि मेक सर इन इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है ना, तो सब वहां हाँ, पे उसमें ये चीज है, इसलिए ये छोड़ रहे हैं अपन, ये जो ऐसा छोड़ लगे देना। सर कि यहाँ बहुत ही अति आवश्यक है वही करा। हाँ, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्देशीय मत्स्य पालन प्रदेश में प्रथम स्थान पर, ये हमारे लिए एक मोस्ट आईएमपी है, इसमें कोई क्वेश्चन हमको बन सकता है। फिर सीधे जाए तो हमारी जो सोसाइटीज हैं, खासकर गांव में जो सोसाइटीज हैं जिनके माध्यम से किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनको पैक्स बोलते हैं, पैक्स, PACS। इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं हम। डिजिटलाइज करने से काफी बेनिफिट्स होंगे, तो उसका उन्होंने लिखा कि हम कितना जो अगर कहा जाए उसको करेंगे, ये सब इसमें डाला हुआ है। ये आंकड़े हमारे लिए काम के नहीं, इनमें से कुछ भी जो अगर कहा जाए हमारे एग्जाम में आएगा नहीं। हाँ, जो अगर कहा जाए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में CPPP, जो अगर कहा जाए लोक उद्यम व्यक्तिगत उद्यम कौशल की सहभागिता, जो अगर कहा जाए इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वाले टॉपिक में भी पढ़ाया गया है,
और मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट CPP, ये यहाँ पर अगर आप टाइप करोगे C और इसके बाद PPP अगर कहा आ जाए और इसके आगे MP कर दोगे तो आपको वो लिंक हो जाएगी यहाँ पर। तो ये बकायदा ये आ गया कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पर अभी तक आपने जनरली क्या पढ़ रखा है, सामान्य बच्चा क्या पढ़ता है, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी पब्लिक का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, कॉर्पोरेट। कोऑपरेटिव मॉडल। इंडिविजुअल वाले से यानी एक अकेले आदमी की जगह आप आ जाओ, आप लोगों के पास आपका खुद का स्टार्टअप है, आपके पास खुद का कोई संगठन है, आप आ जाओ। उसके लिए जो अगर कहा जाए, और इसके लिए हम जो अगर कहा जाए ये जो सोसाइटी पैक्ट, इनको जो अगर कहा जाए इनके थ्रू चल रहे हैं, इसी को वो यहाँ पर लिख रहे हैं। तो कभी आपसे पूछे कि CPPP में C का अर्थ क्या है, कंपटीशन, कंज्यूमर, कोऑपरेटिव, ऐसा कोई आपसे पूछ ले तो वो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि कैसे हम जो है वो अगर कहा जाए इसमें काम करेंगे। लोक उद्यम, व्यक्तिगत उद्यम और सहभागिता के माध्यम से इसको काम करना, ओवरऑल वो हमारे काम का कुछ है नहीं। MP चीता ब्रांड नाम से सहकारिता के ये आपसे पूछ सकता है कि किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए MP चीता ब्रांड। अब ये तो आपको फोटो दिखाना पड़ेगा, एक सेकंड यहाँ दिखा देता हूँ। मध्य प्रदेश MP चीता ब्रांड, पता चले तुम चीता में वो वाला चीता समझ लो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये MP चीता ब्रांड यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग द्वारा MP चीता ब्रांड के तहत उच्च गुणवत्ता वाला हाइब्रिड बीज बाजारों में उतारे जा रहे हैं, पहले किसानों को बेहतर। अब ये पता चले चीता आ जाता तो तुम जो अगर कहा जाए अब गड़बड़ हो जाता। ठीक है, इसमें तो सब चीते चीते आ गए, वो चीते नहीं करना है, ये कोऑपरेटिव है उससे सोसाइटी से। ये दिखा होगा हमारा यहाँ पर है ना, बीज का नया ब्रांड चीता, बिल्कुल चीते जैसा तेज दौड़ेगा बीज। तो ये बस इकोनॉमिक्स, मतलब ये जो बजट के भाषण या स्टेटमेंट होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये लाइन, ये हम छोड़ देते हैं, छोटी छोटी सी चीजें, है ना। तो अगर कहा जाए ये हो गया, मेरी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत जो अगर कहा जाए कितने परिवारों को लाभान्वित किया, वो हमारे लिए काम करें। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर हमने बढ़ा दिए जिससे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, हाँ ये क्वेश्चन चूंकि आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जनरली सिलेबस में रहता है, इसलिए आपसे पूछ सकता है कि ODOP के तहत आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर में कितने परिवारों को जोड़ा। मैंने कहा साहब 25,000 परिवारों को हमने जो है जोड़ा। कितने लोगों को उससे जो अगर कहा जाए जॉब मिला, क्या मिला, ये सब हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं, इसमें से कुछ भी हमको काम नहीं करना यहाँ पर। फिर ये तो सबको रटा ही हुआ है यहाँ पर। अब इसमें तो एक लाइन ही आएगी हमेशा कि कितने दिन का कर दिया, 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन। और ये एक्चुअल क्या है, किसका नया नाम है जिसको लेकर जो अगर कहा जाए काफी मनरेगा। घमासान है यहाँ पर। एक्चुअल इसको लिखा भी सही है, ये है भी ऐसे ही, G राम G, ठीक है, G राम G। तो ये तो आप पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट, सबने अपने अपने स्तर पर जो अगर कहा जाए देखा है। जल गंगा संवर्धन अभियान का संबंध किससे है, तो हमारे जो सरोवर हैं, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको जो अगर कहा जाए और ज़्यादा कैसे बेहतर किया जाए, कैसे हम सुविधाएं सिंचाई की बढ़ाएं, उसके लिए हमने जो अगर कहा जाए इसको शुरू किया ये अभियान को। फिर सीधे से नीचे चले जाएं यहाँ पर, ये कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मेरी सरकार द्वारा एक बगिया माँ के नाम से, ठीक है, मेरी सरकार के द्वारा एक बगिया माँ के नाम से लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजनाएं जो अगर कहा जाए यहाँ पर, तो एक बगिया माँ के, ये हमारी योजना है। ठीक है, अभी भारत सरकार की योजना क्या है, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था इसकी जगह, एक एक पेड़ माँ पेड़ के माँ नाम। के नाम। एक पेड़ माँ के नाम, है ना। तो हमने क्या लेकर आ गए, अगर कहा जाए पेड़ की जगह हमने पूरा बगीचा ही बना दिया, एक बगिया माँ के नाम। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है, स्क्रीन पे दिख रहा है, मध्य प्रदेश सरकार की एक बगिया माँ के नाम परियोजना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू की अनूठी पहल, जिसका उद्देश्य स्व सहायता समूह की महिलाओं को निजी भूमि पर फलदार पेड़ लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ये योजना 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच संचालित की जाती है। इसके तहत महिलाओं को डेस 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 यहाँ पर बाकी हमारे लिए काम करें 2025 के मुख्य इनिशिएटिव्स में से एक, ये आपको जो है वो याद रखना है। तो एक बगिया एक जो अगर कहा जाए माँ के नाम, ये एक इस 2025 के करंट अफेयर्स में एक और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब उसके आगे तो वो अंदर जाएगा नहीं, यहाँ पर इतना ही बस आपको याद रखना। बाकी लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना ऑलमोस्ट आपको सबको पता ही है, कई बार हम
बता चुके हैं कि महिलाओं की स्वास्थ्य चुनौतियां, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना भी जो अगर कहा जाए, ठीक है। अब जो लिंग अनुपात है उसको बढ़ाने के लिए बालिकाओं को शिक्षा और अन्य साधनों के लिए हम चला रहे हैं। तो वो तो हमारे लिए इतना भी काम का है नहीं। फिर आ जाए स्वच्छता के क्षेत्र में, मेरी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 99, ये आ सकता है 100% गांव की जगह लिखा है 99 जो प्रतिशत गांव हैं वो ODF प्लस जो है वो दर्जा मिल चुका है, मतलब खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। शौच, शौच मतलब वो वाला शौच समझ लेना, है ना। तो ये एक याद रखना है। हाल ही में ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, गांव में आपको मालूम होगा ना कि जो सैनिटरी सर्विसेज हैं, यानी जो आपके टॉयलेट्स हैं उनकी साफ सफाई के लिए वॉश ऑन व्हील सुविधा अभी पढ़ाई ना तुम लोगों को, कुछ दिन पहले जी जी करंट सर, सर। अफेयर्स में यहाँ पर। छिंदवाड़ा सर। ठीक है, हाँ, तो वॉश ऑन जो अगर कहा जाए, ये मध्य प्रदेश की वॉश ऑन व्हील सुविधा, ये पहली लाइन तो इसमें याद रखना, ये शहर के लिए है क्या? नहीं, नहीं, क्योंकि गाँव नो शहर में तो सर। नगर निगम के पास अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है? है ना आपके पास, नगर निगम के पास यहाँ सर पर। सीवर। ये, हाँ, ये ग्राम के लिए है। तो आप ये याद रखिएगा कि गाँव वॉश ऑन व्हील सेवा, तो जो अगर कहा है मन चंगा तो कटौती में गंगा, डैश डैश डैश, और दिख रहा है कि बाकी तो आप यहाँ से और पढ़ लेना वॉश ऑन व्हील क्या है। तो गांव में जो शौचालय होते हैं उनकी साफ सफाई के लिए व्हीकल के माध्यम से गाड़ी लेकर व्यक्ति आएगा इस तरह से, और उससे आपके जो शौचालय होते हैं, ज्यादातर गांव में शौचालयों में दिक्कत कहाँ आती है, जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, जैसे गांव का स्कूल है इस तरह के, जैसे वो पंचायत वेब सीरीज देखी किसी ने, उसमें वो लोग एक काम चुनते हैं, कहाँ जाते हैं गांव का शौच मतलब स्कूल का शौचालय साफ करने, देखा है वो बहुत जी गंदा रहता है शौचालय। जी ठीक सर। है, वैसा ही ये इनिशिएटिव है। तो ये है, बाकी हमारे लिए कोई काम का नहीं इसमें। ग्रामीण अधोसंरचना ये हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये हम इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम पूरा इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ेंगे कि क्या हमने ग्रामीण जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए क्या काम किया। हाँ, जो अगर कहा जाए, ये लिखा हुआ है कि जो अगर कहा जाए आवास पूर्णता में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, तो हमारे लिए एक सिंपल हो गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ऐसे भी जिन राज्यों में केंद्र से जुड़ी हुई सरकारें होती है उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है, क्योंकि उनकी फंडिंग रुकती नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये एक लाइन में हमारे लिए हो सकता है। बाकी कितने आवास बने ये कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप उसके उसको छोड़ दो। फिर ऊर्जा के लिए ये अगर कहा जाए कितने घंटे, ये आपको काम का नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना आपको यहाँ पर। लेकिन जस्ट इसके नीचे वाला, यानी ये जो अगर कहा जाए आपको पढ़ना है, पढ़ने में ये नहीं पढ़ना, हमारे लिए करना है कि साथ ही सतपुड़ा सारणी, यानी अब उसने एक क्वेश्चन तो ये दे दिया, प्रश्न तो यही पूछ रहे हैं आजकल, सतपुड़ा में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, उसका नाम क्या है, सारणी। अभी पिछले 5 एग्जाम में दोनों में तो यही क्वेश्चन पूछ लिया, एक में पूछ लिया कि वो सतपुड़ा प्लांट का नाम क्या है, सारणी, और दूसरे में पूछ लिया अमरकंटक प्लांट का नाम क्या है, चचई। याद करो, आया ना ये बच्चों वाले क्वेश्चन जो है वो, है ना। तो ये जी अगर सर। कहा जाए, अब वो दिख रहा है कि सतपुड़ा सारणी और अमरकंटक चचई, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलेगा, सीधे सीधे ध्यान रखना। इसको यहीं से देखना, मैं 660 मेगावाट की नई इकाइयां लगाने की स्वीकृति दी गई, ये भी मैं करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूँ। मैं इसमें ऑलमोस्ट जितनी बातें हैं और सब का एक सिंगल एक आधी कोई बहुत रेयरिस्टिक है कि कोई चीज छूटी होगी, नहीं तो सब करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा है कि हम यहाँ पर 660 मेगावाट की यूनिट जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है, सारणी बैतूल जिले में पड़ेगा, अमरकंटक तो आपको मालूम ही है अनूपपुर के पास पड़ता है। पुराने पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से आज भी कौन से जिले में दिख जाएगा, पुरानी किताबें पढ़ोगे तो, अगर शहडोल। शहडोल में है ना। तो अभी एक पेपर में उन्होंने शहडोल पूछ लिया था ना, लगाने को मैच था कॉलम में, बच्चे कंफ्यूज हो गए, शहडोल में है ही यस सर। नहीं। ठीक है, अरे थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो कि अब ठीक है यार क्या कर। ठीक है, अटल गृह ज्योति योजना हमारे काम की नहीं है। ठीक है, ये सब हमारे समाधान योजना, ये हमारे, हाँ, समाधान योजना बकाया बिजली के बिलों से जुड़ी हुई है, ये बस हम ये जानते हैं, इतना जो है वो याद रखना। अगर मान के चलिए आपका बिजली का बिल बकाया है, आपने नहीं चुकाया, कोई डिस्प्यूट है, तो कोर्ट कचहरी से बचाने के लिए हम एक समाधान योजना के तहत बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। पीएम जनमन और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन किसके लिए है, कौन सी जनजातियों के लिए है? पीवीटीजीएस ठीक है, पीवीटी। यहाँ पर, और धरती आबा सभी के लिए। सभी सभी के लिए। सभी पीएम जनमन किस तारीख को शुरू हुआ था? सर सर 24 15 नवंबर दो 2023।
यहाँ पर। और धरती आबा किस तिथि को शुरू हुआ था? 2024 15 अक्टूबर नवंबर 2024 2024 2 2 अक्टूबर अक्टूबर 2024 2024 2024। रिवीजन नहीं करोगे तो क्लैश हो जाएगा। 15 नवंबर, 2 अक्टूबर। ठीक है, ये अपने को याद रखना। वापस चले जाएं यहां से। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नवीन एवं नवकरणीय इसमें ऊपर का काम का नहीं, इसमें केवल 3 पॉइंट काम। पॉइंट नंबर 1 कि हमने नवकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूअल न्यू एंड रिन्यूअल एनर्जी पॉलिसी लाए 2025। पंप हाइड्रो परियोजना क्रियान्वयन योजना लाए 2025, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये बायोगैस परियोजना क्रियान्वयन योजना, ये सब 2025 में। ये आपको हम केवल अगर हमने इकोनॉमिक सर्वे पे चलेंगे तो न्यू एंड रिन्यूअल एनर्जी पॉलिसी मिलेगी, बाकी हमारे साथ सीधे सीधे नहीं आएंगे। तो टेक्निकली हमको अब इस जो क्वेश्चन आजकल आड़े टेढ़े आते हैं ना, वो पूछेगा मध्य प्रदेश में 2012 में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता कितनी थी, ये लिखी 451 मेगावाट। बच्चा पूछेगा सर क्या तो प्रश्न पूछ रहा है बेबुनियादी। अरे कंपेयर कर रहा है वो, जो आज बढ़कर 9508 मेगावाट हो गई, वो ये पूछेगा एक कहाँ कहाँ है। तो आपको दिख रहा है कि आगरा, शाजापुर, नीमच सोलर पार्क 278 मेगावाट क्षमता का। ओमकारेश्वर में 278 मेगावाट का है नहीं, 600 मेगावाट का है। प्रोडक्शन शुरू हो गया है 278 का। और इसको जितना अच्छे से हमने पढ़ा है शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, क्योंकि हमने एक बकायदा पूरी फाइल देख ली ना। फाइल याद है ना, न्यू एंड रिन्यूअल की अपन ने पूरी फाइल बनाई ना, क्या क्या जी कहाँ कहाँ जी रिन्यूअल सर। के प्लांट लग रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जी सर। कौन सी एजेंसी के कोलेब्रेशन से लग रहे हैं, कौन कौन से उसमें शेयर होल्डर्स हैं, ये सब अपन ने उसमें जो है वो बात करी। तो हाल फिलहाल के लिए हमारे लिए जो है वो कि टेक्निकली अगर कहा जाए पिछले एक वर्ष में 330 मेगावाट क्षमता का आगरा, शाजापुर, नीमच पार्क। जो अगर कहा जाए 278 मेगावाट का ओमकारेश्वर फ्लोटिंग पार्क, इनसे प्रोडक्शन हमको मिल रहा है। देश में जो अगर कहा जाए ये हो गया। नीमच से 170 मेगावाट सौर क्षमता विकसित की गई है। और जो अगर कहा जाए बाकी तो हमारे टैरिफ वैरिफ कोई काम के जो है वो है नहीं इसमें। जो अगर कहा जाए कि हमारे लिए कोई उसमें जो है वो आप इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर दूसरा जो अगर कहा जाए ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा भंडार के लिए प्रदेश की पहली ऊर्जा भंडारण परियोजना 440 में पड़ी ना, याद आया कि हमने क्या कहा था कि इसमें जो अगर कहा जाए दोनों तरह से, यानी आपको बैटरी पैक के द्वारा भी हम एनर्जी को स्टोर करेंगे। याद किसी को याद है क्या पढ़ाया था? जी सर यस सर। मुरैना में लगा हाइब्रिड कहाँ हाइब्रिड पर पढ़ाया था? जगह है ना। जगह मुरैना सर मुरैना में सर मुरैना। मुरैना कि मुरैना अपन ने मुरैना में पढ़ा था कि परियोजना में 440 मेगावाट सौर क्षमता की भंडारण व्यवस्था शुरू की गई है, यानी रात में भी लोग हैं सेवा उससे। बाकी तो जो हमारे लिए कोई काम के नहीं यहाँ पर जय। हाँ, जैसे अगर कहा जाए RESCO रेस्को शब्द का जो अगर कहा जाए इसका संबंध किस क्षेत्र से, ऊर्जा क्षेत्र पूछ ले, एग्रीकल्चर क्षेत्र पूछ ले, ये इस मतलब इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आप कभी भी इस तरह के भले ही यहाँ पर वो ना लिखो, लेकिन आप उस मॉडल को जो अगर कहा जाए इलेक्ट्रिसिटी से जोड़कर जो है वो कॉपी के अंदर लिखोगे। यहाँ पर उसके लिए आप RESCO इलेक्ट्रिक जो अगर कहा जाए, ये देखो RESCO इलेक्ट्रिसिटी मॉडल। एक सेकेंड, ये यहाँ पर तो ये आपको दिख रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी रेस्को जो मॉडल इस पे। ठीक है, एज यू सेव, मालूम है ना तुमको, तुम्हारे घर में सोलर पैनल लगाया, खुद जलाओ और हमको बेचो भी, ये तो सुना ही होगा। नहीं सुना? जगह कहा जाए बेच रहे हैं यस ना, सर। आप अपनी अपनी खुद की बिजली बेच सकते हो जगह कहा जाए, है ना। तो मॉडल के तहत जो अगर कहा जाए सोलर रूफ टॉप जो अगर कहा जाए आप लगा रहे हो, फुल फॉर्म याद रखना है। आप जो अगर कहा जाए बकायदा इसको बढ़ा रहे हो, बाकी हमारे कोई काम का नहीं। फिर मेरी भारत विकसित जो अगर कहा जाए ये भी हमारे कोई काम का नहीं। इसमें जो अगर कहा जाए ये भी जो सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम जो अगर कहा जाए ये सब हमारे काम के नहीं। ठीक है, ये काम हाँ, ये इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ोगे। गुड गवर्नेंस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट गुड गवर्नेंस के लिए जैसे क्या कर रहा है, तो जो अगर भूलेख, ठीक है, जो अगर कहा जाए सारा पोर्टल, किसान ऐप जैसे डिजिटल, ये हम इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बकायदा सटीक तरीके से पढ़ेंगे जो उसके अंदर लिखा हुआ है उससे। प्रधानमंत्री जी की स्वामित्व योजना हम ऑलमोस्ट सर पहले भी टाइम हो यहाँ पर क्या बेटा? सर टाइम हो गया 7:33 हो गया। अच्छा, अभी दूसरी क्लास है मेरी 8 बजे से, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, कितने पेज तक पहुंचे हैं अपन?
ये एक दिन में तो हुआ नहीं, 18 दूनी 36। ठीक है, 20 पेज 17। मेरे को लगा था कम से कम आज ही हो जाएगा। ठीक है, बस 2 मिनट और है ना, इसको अपन 20 पेज, इसको बीच में नहीं छोड़ते, इसको 2 पार्ट में ही करना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा तेज अपन पढ़ भी नहीं सकते इसको। प्रॉब्लम है कि कितना तेज पढ़ोगे। आप सोचोगे एक ही उसमें जो अगर कहा जाए राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो तो आप एक एक उसमें और पढ़ेंगे, हालांकि इससे क्वेश्चन आएंगे आएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अगर कहा जाए निवासरत नागरिकों की सहभागिता, जो अगर कहा जाए ये हमारे कोई काम करें। हाँ, इसमें अभी याद रखना है, जिसका पार्ट भी आएगा वो इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। अभी आप इसका रिवर्ट दे देना तो मैं सीधे यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, तो वहां से तुम लोग भी देख लेना, ठीक है। मुझे क्योंकि तुम्हारे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, मैंने इसलिए पढ़ाया था कि तुम क्रॉस क्वेश्चन पूछोगे, तुमने कुछ पूछा ही नहीं मुझसे, तो बात ही खत्म हो गई इसमें। सर आप सब तो डिटेल में बता देते, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसमें बस ये यहाँ तक ही, इसके बाद वाला 18 तक ले रहे। 18 के बाद एक्चुअल ये तो है तो बड़ा ही 48 पेज की फाइल है, लेकिन बाद में बीच में इसमें 10 पेज जो है वो बहुत कम, मतलब आधे घंटे में हो जाते हैं 10 पेज। इस पूरी लाइन में जो अगर कहा जाए ये जो दिख रहा है आपको केन बेतवा, ये जो अभी रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, इसमें आपको पूरी स्टोरी में केवल और केवल एक बांध का याद रखना है, ये है दोधन बांध। यही बांध आपको पूछेगा कि दोधन बांध का संबंध इनमें से किस परियोजना से, और ये हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं कि भारत की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है। ठीक है, कौन से पैटर्न के जो नदी रोजो जाते जाते नदी जोड़ो परियोजना के कितने कंपोनेंट हैं, कितने कंपोनेंट हैं? 2। 2। हम किस कंपोनेंट में हैं? प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय। हम हैं पेनिसुलर रिवर कंपोनेंट में, हम जो अगर कहा जाए हिमालयन रिवर कंपोनेंट में नहीं है। तो एज ए पेनिसुलर प्रायद्वीपीय नदी कंपोनेंट में कैन बेतवा लिंक के तहत हमने दोधन बांध का, चूंकि इसमें आपको दिख रहा है कि शिलान्यास किसके थ्रू करवाया, किसके थ्रू? पीएम। प्रधानमंत्री जी, इसीलिए 100% क्वेश्चन आएगा, 100%। ठीक है, 100% जो क्वेश्चन आएगा, और इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट वाले में करेंगे, क्योंकि अभी मेरी 8 बजे से असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बच्चों की क्लास है। सर 1 मिनट नीचे करिए ना फाइल। क्या बेटा? सर 1 मिनट नीचे करिए ना फाइल। ये ठीक है, ये तो तुमको मिल जाएगी फाइल, क्यों चिंता कर रहे हो। चलो ठीक है, कर रहा हूँ खत्म। अब इसका समझ लो, ये है पार्ट 1। इसी फोल्डर के अंदर पार्ट 2 का वीडियो होगा, वो यूट्यूब पर, जो अगर यहाँ भी होगा यूट्यूब पे, आप यूट्यूब से देख लेना, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? फिर बाकी तो अपन जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है वहां देखने में? नो सर, कर लेंगे। ठीक है, क्या है कि वो अब जगह कहा जाए कि एक दिन अपना खराब हो जाता है ना। ठीक है, बाकी तो अब अपन एक सेकंड, ठीक है, एक रिकॉर्डिंग